अपन हिस्ट्री का कर रहे हैं, ध्यान से समझना। मैं पहले बता रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट है वो जो सही हो रहे हैं, जो भी है गलत को सही करवा भी रहा हूँ, तो वो याद होनी चाहिए, क्योंकि PYQ से ही वो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ये चीज़ याद रखना माइंड में, ठीक है। 2014 कौन से ईयर का है? 2014। कल कौन से ईयर का कराया था आपने? 12 और 13 दोनों करा दिए थे। तो और क्या। अब देखो इधर ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा, इधर भी रिपीट हुआ, शायद उधर भी रिपीट हुआ, आगे भी रिपीट होगा ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, भाषा विचार करना है। उपयुक्त में से किसको और किनको सरकार ने श्रेणी क्लासिकल भाषाएं घोषित किया है? याद रखना, भारत में क्लासिकल भाषाएं 6 को ही घोषित किया गया है, पहली बात, ठीक है। तो ये चीज़ याद होना चाहिए, मतलब ऐसा है, इसके बारे में उनका इतिहास होना चाहिए बहुत पुराना, ठीक है। तो ऐसे फिर गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी मिलता है, ये चीज़ याद रखना। अब जो कन्नड़ वो तेलुगु हो गया, ये दोनों को ही मिला हुआ है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोला था, ऑप्शन मेथड की तरफ जरूर जाना। देखो ऑप्शन, देखो यहाँ पे देखो 2 जो है 3 बार आ रहा है, 3 भी 3 बार आ रहा है, परंतु 1 जो है 2 ही बार आ रहा है, उसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो ऑप्शन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब वो देखो 6 भाषाएं कौन कौन सी है, देखो कन्नड़ है, तेलुगु तो है ही, ठीक है। अब मैं इनका टाइम पीरियड भी बता देता हूँ कब किसको किसको दिया गया था। देखो कन्नड़ को मिला था 2008 में, ठीक है, याद रखना ये चीज़। और तेलुगु को भी उसी टाइम मिल गया था, दोनों को एक साथ ही मिला था 2008 में, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा तमिल को मिल गया था पहले ही, 2004 में मिल गया था तमिल को, ठीक है। फिर संस्कृत को मिला 2005 में, ठीक है। उसके बाद में जो है मिलता है आपका मलयालम को मिलता है। मलयालम याद रखना, केरल वेरल में बोली जाती है, 2013 में, ठीक है। फिर उसके बाद में उड़िया को मिला है 2014 में। यही आगे क्वेश्चन फिर आगे जाके मिलेगा, ठीक है। इसीलिए देखो 2014 में मिला, इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया। 2015 में भी पूछा है, शायद पहले कर चुके अपन, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो बेसिक पहली बात याद रखना, 6 भाषाओं को मिला है, 6 भाषाएं तो याद होनी चाहिए, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, मलयालम और उड़िया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ो। आ जाओ इधर। अब देखो रेड क्लिफ समिति है भाई, किसके लिए नियुक्त की गई थी, ध्यान से समझना। देखो मैंने हमेशा कितनी बार बोला कि जो कमेटी होती है वो रिकमेंडेशन देने के लिए बनती है। पहली बात एक चीज़ याद रखना है चीज़, ठीक है। कोई भी कमेटी होगी वो याद रखना कि कुछ अनुशंसाएं देने के लिए बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहले आपको पता होना चाहिए। अब देखो देखते हैं भाई भारत में क्या क्या चीज़ थी, क्या थी, ये चीज़ याद रखना। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, अब देखो ये अंग्रेज नाम है, ध्यान से समझो, लॉजिकली समझना है ये चीज़ को, ठीक है। देखो पहली बात मैंने कितनी बार बोला, अंग्रेजों को नेगेटिव तरीके से देखो, ठीक है। अब देखो भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या सुलझाने के लिए करेंगे, ये तो पॉजिटिव काम हो गया ना, परंतु ये काम करेंगे क्या, ये तो उल्टा, ये तो क्या करते थे, फूट डालो राज करो की नीति करते थे। ध्यान से समझो एक एक चीज़, ठीक है, राज करो, तो ये चीज़ क्यों करेंगे, ये तो नहीं करेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणति करने के लिए, ये भी पॉजिटिव चीज़ होगी ना भारतीयों के लिए, तो ये क्यों काम करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, हाँ ये चीज़ तो है, ठीक है। ये तो भारत पाकिस्तान में विभाजित करने का तो ये है ही, और उस टाइम जो है इस टाइम ये याद रखना कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा बनाई गई थी 1947 में, याद रखना जुलाई 1947 में, ठीक है। तो पहले चैप्टर में लास्ट में है जो बॉक्स रहता है उसमें, हाँ ये है, उसके बारे में याद रखना। ये अध्यक्ष था, इसमें याद रखना 2 कांग्रेस के मेंबर थे, 2 मुस्लिम लीग के मेंबर थे, ठीक है। एक ही याद रखना। पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए, भाई ये भी तो पॉजिटिव चीज़ है ना, अब ये तो मानेंगे ही कभी, उल्टा ये बोलते हैं हमारे काम तो हुआ ही नहीं है ठीक है। एक तो ये चीज़ था, आपको थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। दूसरी देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखो एक चीज़ हमेशा ये चीज़ याद रखना, कभी भी कोई चीज़ कमेटी बनती है और रिकमेंडेशन देने के लिए बनेगी, समस्या सुलझाने के लिए नहीं। अगर यहाँ ये बोलता है कि समस्या को सुलझाने के लिए कौन कौन सी जो अनुशंसाएं है या उस तरीके की जो चीज़ है, ये सुलझाने के लिए तो भाई समझ के तो कोई मैकेनिज्म अपनाया जाएगा ना, ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पे भारत में बोला, यहाँ भारत, ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर होगा, ये तो ऐसे भी गया काम से। अल्पसंख्यक समस्या सुलझाने के लिए या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करने के लिए,
तो उस तरीके से भी आप देखोगे तो उस तरीके से भी इसका आंसर निकलेगा। और ऐसे भी देखो, ये तो नॉन फैक्ट है, ये आपको पता भी होगा, ये चीज़ याद रखना। चलो एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ किसका हिस्ट्री। अनु आ गई, अनु, अनु है यहाँ पे? यस सर। मुझे बताओ अनु, अफगानिस्तान का और पाकिस्तान की बॉर्डर के लिए जो बना था वो कौन सी थी? सर इसके लिए भी यही है, रेड क्लिफ ही है। पक्का? यस सर। और कोई किसी को कुछ पता है इसके बारे में, कोई अलग थी या फिर? हाँ, डूरन लाइन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली। डूरन लाइन इधर है? डूरन सर, डूरन लाइन है अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हाँ, डूरन भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कमेटी कौन सी थी, यही थी या और कोई थी? सोचो, किसको याद है तो देखो एक बार सर्च करो, देखो सर्च करो, एक बार सर्च करो। डूरन नाम रखे हैं तो स्वाभाविक कोई दूसरी कमेटी होगी। हाँ, वो कमेटी के नाम बताओ मुझे। कौन सा कमेटी के लिए सर? डूरन लाइन किसने डिसाइड किया था? अच्छा, सर्च करो एक बार सब लोग, ठीक है, जब तक आगे। हाँ यही है, ये डूरन लाइन है, बाउंड्री लाइन। 1893 में सर हेनरी मॉर्टिमर डूरन के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1896 है या 1893 है? 1893, हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरन। हाँ, उसी के नाम पे तो डूरन लाइन है ना वो। हाँ, डूरन है तो अलग कमेटी होती है। चलो ठीक है, आ जाओ इधर, आ देखो ये क्वेश्चन। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये मैंने है ना, आप ध्यान देखना, मैंने एक पीडीएफ भेजी आप लोगों को, उसमें इसी टाइप की शब्दावलियाँ है। अब देखो मैंने आज जो मैप भेजे हैं आपको, ठीक है, नई एनसीईआरटी हिस्ट्री का भी भेज दिया हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी का भी भेज दिया हूँ, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, अच्छे से उनको अच्छे से कर लो। इसके साथ में जो है आप लोगों को मैंने एक वो भेजा है शब्दावली का करके, याद करो, पीडीएफ का जाके देखना, उसमें है, उसमें शब्दावली को रट लो, उसमें ना सारी एनसीईआरटी का सब कुछ इंक्लूड है ऑलरेडी, वो याद कर लो, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है ये हिस्ट्री की। हाँ, मैंने भेजा है पीडीएफ, देखो जाके, है ना। अब देखो इधर देखो, ध्यान देखना, मध्यकालीन भारत में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रिक, पहले मैं फिर बार बताऊँ, देखो चीज़ें सीखनी है, कब कौन सी चीज़ लगानी है, ये चीज़ याद रखना। देखो मध्यकालीन भारत के बारे में पूछ रहा है आपको, महत्तर और पटिकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? पदनाम, देखो पद है, ठीक है। अब जो ध्यान से समझना ये चीज़, महत्तर, अगर आज यूपी के गाँव में जाओगे ना तो वहाँ पे सरपंच को महतो बोला जाता है, अगर कोई यूपी से होगा तो उसको पता होगा, महतो बोला जाता है, ठीक है। ये साउथ का नाम है जहाँ पे सरपंच को पटकिल बोला जाता है, ठीक है। पहली बात, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप आइडिया है तो इस तरीके से ग्राम का जो मुखिया होता है आराम से आप लगा लोगे, ठीक है। देखो वैदिक कर्म का, देखो एक तो ये लॉजिक था, ठीक है। अब देखो मैं इसमें 3-4 ट्रिक बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान समझना। सबसे पहले तो चीज़ मैं फिर बार बता, देखो सबसे पहली चीज़ ये भी है ना, मैं देख रहा हूँ तुम लोग है ना, सब कुछ है ना, दो दही गुड़ गोबर सब एक कर देते हो, मेरी सारी मेहनत को बेकार कर रहे हो तुम लोग। भाई पहली चीज़ आपको लगा ली है नॉलेज, ध्यान से समझना भाई। पहली बात, अगर नॉलेज डायरेक्ट पता तो करो, ख़त्म बात, ज़बरदस्ती का ही ट्रिक भाई। पहली चीज़ तो नॉलेज को इतना स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद भाई नॉलेज से नहीं हो रहा है क्वेश्चन, फिर आओ दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में जो मैं सिखाता हूँ वो ट्रिक वाला नहीं, जिसमें कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो इसमें वर्ड को तोड़ा जाता है, महत्तर मह प्लस उत्तर ऐसे करके तोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, उसमें दूसरा आता है वर्ड को तोड़ने का तरीका, ठीक है। तीसरा जो तरीका होता है कि अपन पकड़ते हैं, देखो ध्यान देखना, मैं एक और चीज़ पकड़ रहा हूँ, यहाँ देखना, मह, ये देखो मुखिया, आपको और किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों को आप सेकंड लेवल पे रखोगे, जिसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये सब सारी चीज़ें आएगी। अब देखो एक और मैं चीज़ बताता हूँ, देखो एक होता है डिडक्शन मेथड, डिडक्शन मेथड भी सीखो। डिडक्शन मेथड मान लो कि आपको सही नहीं पता है भाई, इसका सही आंसर क्या है, अब ध्यान से समझना। पर मुझे बताओ यूपीएससी के लिए क्या फेवरेट रहेगा? वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ यूपीएससी ये पूछेगा, खुद ही सोचो, आप लॉजिकली सोचो, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञों को पूछेगा, मतलब यूपीएससी रूढ़िवादिता को प्रमोट कर रही है? नो, कभी नहीं, ठीक है। स्लिप श्रेणियों के प्रमुख को याद करो, कल भी अपन किए थे इस टाइप का क्वेश्चन। सैन्य अधिकारी का अगर मान लो कि नाम भी हो तो अपन थोड़ा बहुत जानते भी, आज भी जो जिस तरह के नाम है पहले के नाम भी अपन जानते हैं, थोड़ा बहुत नॉन फैक्ट होता है, मतलब अलग से कुछ ऐसा चीज़ नहीं होता, जैसे अभी एडमिरल इस टाइप के होते हैं।
तो उस टाइम की जो चीज़ है यूपीएससी वहाँ से कुछ सिखाने का प्रयास करेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। दूसरी बात अपने को ये भी पता लग रहा है, देखो ध्यान देखना, महत्तर मतलब मह प्लस उत्तर, मतलब ये उत्तर की बात कर रहा है, पर्टिकुलर अपने वर्ड से पता लग रहा है ये कहाँ का है, साउथ का है। तो नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा है, तो ये चीज़ सिखाना चाह रहा है कि वो जो है नॉर्थ में भी था वो चीज़ और साउथ में भी थी वो चीज़, तो ग्राम मुख्य है पहली बात, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें आप ये लगाओगे, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है मोस्टली। मान लो कि आप इनमें से नहीं लगा पा रहे हो, फिर आखिरी में मैंने जो आपको याद करो, मैंने एक नई चीज़ सिखाई थी, जो सबसे छोटा होता है वो आंसर होता है, याद आया वो ट्रिक? अब मैंने बोला तो बहुत काम होती है, कितने लोगों ने, वो ये तुम लोग लगाते हो नहीं लगाते हो वो आपके ऊपर है, पर ये ट्रिक लगती है, समझ में आया? तो ये आखिरी में लगाना है, परंतु जब कोई चीज़ काम नहीं कर रही हो तब लगाना है। अभी तुम लोग क्या करो, पहले इसको बहुत सारे होशियार लोग ऐसे भी हैं जो इसको पहले लगाने बैठ जाते हैं, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आगे बढ़ो। तो ये मैंने उसका पीडीएफ भेज भी दिया है, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी ने वहीं से पूछे हैं सारे, तो वो पीडीएफ मैंने भेजा आप लोगों को, उसको रट लेना, ठीक है। अब आ जाओ इधर, यही डिक्टो क्वेश्चन आपको 2015 में भी मिलेगा, यही सेम क्वेश्चन, कुछ भी अंतर नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड वही है, ठीक है। निम्नलिखित राज्य में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? मतलब स्वाभाविक सी बात है कि बुद्ध वहाँ गए, सब कुछ उसी तरीके का चीज़ है, ठीक है। अब देखो ना, मैंने जो मैप भेजे है ना, उससे आपका ये आंसर उससे भी हो जाएगा। वो मैप वाली जो पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो एक चीज़ मैंने क्या बोला था, सबसे पहली चीज़ ऑप्शन मेजोरिटी से भी आपको जाना है। देखो एक जो है 2 ही बार है, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। और 3 जो है 3 बार आ रहा है, 4 जो है 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 3 और 4 ही आंसर होगा, ये दोनों नहीं होंगे। एक तो ये भी तरीका है, ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, पर मैं फिर बताओ ये सब चीज़ें बाद में लगाओ, पहले चीज़ अपन नॉलेज लगाते हैं, ठीक है। निम्न राज्य में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, कौशल याद रखना कि बुद्ध का जन्म स्थल है, तो बुद्ध का जन्म स्थल है तो भाई उसका तो होगा ही ना, ठीक है। और याद रखना कि बुद्ध का जो है, सर बुद्ध का जन्म स्थल तो लुम्बिनी था ना, कौशल तो उन्होंने प्रचार हाँ, रुको, सही बोल रहा हूँ। देखो है ना, 2 चीज़ याद रखना कि कौशल जो है उसका प्रचार केंद्र था, हाँ सही बात है, ठीक है। और जो उसका जो बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी है, याद रखना लुम्बिनी नेपाल में है, ये याद रखना ये चीज़, ठीक है। ये प्रचार केंद्र बनता है। उसके बाद में याद रखना कि परिनिर्माण, मतलब इनको जो अंतिम जो वो होता है जहाँ पे अपना प्राण त्यागते हैं, याद रखना वो कहाँ पे, कुशीनगर यूपी में है, ठीक है। मगध में कहाँ किससे मिलते हैं ये? पाटलिपुत्र में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी शायद, तो मगध में ही थी पाटलिपुत्र। अरे वो तो बाद के बाद होती है भाई, उससे मतलब नहीं है, बुद्ध के जन्म काल के जीवन में उसको कहाँ गया था उसके बारे में, ठीक है। तो याद रखना मगध में ये जो है, रुको 1 मिनट में बताता हूँ एक्सप्लेनेशन, कुछ तो 1 मिनट रुको, कल मैंने इसको अच्छे से काम किया है, रुको। हाँ देखो सुनो, ये कौशल याद रखना इसका प्रचार केंद्र था, ठीक है। मगध याद रखना गया का स्थान है, गया क्या होता है, इसको ज्ञान प्राप्ति होती है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। परिनिर्वाण कहाँ मिलता है, कुशीनगर यूपी में, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में है जहाँ इसका जन्म होता है। कौशल याद रखना कि प्रचार केंद्र है। अब देखो ध्यान से समझना, गांधार था अफगानिस्तान में, और याद करो कौन सा, पंच पांडवों की कहानी महाभारत, गांधारी याद आया, कौरवों की जो माँ थी वो अफगानिस्तान से थी। जैसे आप दूसरा काटोगे भाई, बुद्ध वहाँ गया ही नहीं था पहली बात, तीसरा चौथा तो जरूर है, ठीक है। अवंती याद रखना उज्जैन है जो एमपी में है, याद रखना। देखो जब यहाँ पे इनके जो अवंती के जो महाराज थे वो बुलाते हैं इनको, बुद्ध को उपदेश देने के लिए, समझना ये स्टोरी। तो क्या होता है कि बुद्ध जाना तो चाहते थे परंतु उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो जाता है, तो फिर अपने शिष्य जो है उसको भेजते हैं यहाँ पे, तो बुद्ध नहीं जा पाते हैं यहाँ पे, याद रखना ये चीज़, समझ में आया, ये चीज़ याद रखना। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी याद रखना, कपिलवस्तु भी बोल सकता है उसको। वैशाली राजगृह काशी में भी गए थे। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और रोज धर्म चक्र का प्रवर्तन कहलाता है जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो ये चीज़ याद रखना, यही सेम क्वेश्चन 2015 में भी आएगा। चलो आगे बढ़ो। देखो वो मैप जो मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन है ना मैप से ही है, उधर से हेल्प हो जाएगी आपकी।
ये है ना, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिलेगा हिस्ट्री वाले मैप में, पर ऐसे तो करंट का है क्वेश्चन वो। टोटल 8 क्षेत्र है बुद्ध के। 1 2 3 4 मैं सारे बता दिया हूँ। हाँ। ठीक, तो अलग से कुछ करने की। एक संकास्य करके, संकास्य, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, संकीसा करके होगा शायद वो। ठीक है, जो भी है कोई नहीं, मेन जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी उन्हीं के बारे में पूछते हैं, ऐसे तो पता लगे पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा वो। चलो ठीक है, आगे देखो, इधर देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट होता है? अब देखो ना, इससे कुछ पहले कुछ क्वेश्चन रह गया क्या? अरे रुको रुको, हाँ वही तो मैं देखो कुछ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, इधर तो और कोई क्वेश्चन नहीं था, इधर कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? अब देखो एक एक ध्यान से समझना। अब देखो वही मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ध्यान समझना, यही गलती करते हो आप लोग। अब जैसे वो ट्रिक लगा दो धार्मिक संप्रदाय, अरे भाई पहले आपको नॉलेज लेवल, फिर उसके बाद में और जो चीज़ें, ये आखिरी का अपनाना है, नहीं तो फिर गलत करोगे क्वेश्चन में। फिर बार बता रहा हूँ, जब किसी तरीके से क्वेश्चन नहीं बने तब वो अपनाओ, ये चीज़ हमेशा याद रखना है, नहीं देखो तो गलत करके आओगे। अब देखो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट होता है? अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ पे सांस्कृतिक इतिहास पूछा है, तो सांस्कृतिक इतिहास में मैंने कितनी बार बोला क्या आएगा? आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर मुझे बताओ, ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है? धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है। मंदिर रचना शैली, अरे ये देखो यूपीएससी फेवरेट थीम है, याद करो, उधर पूछा भी था पहले भी, नागर बेसरी, तो ये हमेशा याद रखो यूपीएससी की फेवरेट थीम क्या है। और सांस्कृतिक इतिहास में आर्ट एंड कल्चर में अपन देखते हैं सभ्यता संस्कृति के बारे में होती है, मूर्ति मंदिर उनके बारे में बात होती है, तो अपने को पता है यूपीएससी का फेवरेट थीम क्या है, ये चीज़ याद रखना। आर्ट, देखो मैंने क्या बोला, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट का मतलब ही क्या होता है? शैली, मंदिर निर्माण की शैली होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ इस टाइप से करो, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। पर वही है कि अब देखो वो ट्रिक लगाओगे, उल्टा सुल्टा ट्रिक लगाओगे, फिर क्वेश्चन गलत करोगे। यहाँ से मैंने कितनी बार बोला, ये पकड़ा करो। दूसरी बात, पंचायतन, पंचायतन ठीक हो, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझो, इसको वर्ड को तोड़ो, पंच प्लस आयतन, मतलब क्या होता है कि 4 जो है आयत, आयत मतलब 4 भुजाएं होती है, जैसे वो 4 जो है मंदिर ऐसे बनेंगे, एक आपका बीच में बनेगा, ये चीज़ याद रखना, बस इसी को पंचायतन बोलते हैं। ये तोड़ा करो, सिंधी विच्छेद किया करो। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस टाइप जो सिंगल वर्ड वाले आते हैं क्वेश्चन, उसमें इसी टाइप का आपको आंसर मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, ऐसे तोड़ के आपको निकालना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो फिर आप गलत करोगे, हमेशा ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब आगे देखो, इसका मैं बता देता हूँ कुछ कुछ पंचायतन शैली के कौन कौन से मंदिर है, वो थोड़ा देख लो, पता होना चाहिए। देखो पहला है कंदेरिया महादेव, कंदेरिया महादेव का मंदिर है आपका खुजारो में, खुजारो मतलब कहाँ? एमपी में, याद रखना ये चीज़। कंदेरिया महादेव का मंदिर वहाँ पे ये इसी पंचायतन शैली में बना है। फिर है ब्रह्मदेश्वर जो है मंदिर, जो है भुवनेश्वर, क्या नाम बोला था? कंदेरिया, कंदेरिया, कंदेरिया महादेव, महादेव खुजारो में, खुजारो मतलब एमपी। अरे सही है बोल रहा हूँ ना, खुजारो एमपी में है ना? हाँ खजुराहो एमपी में। हाँ, जो ये फायदा है डाइवर्सिटी का, अपने पास सब स्टेट से लोग हैं तो ये बात भी सही है। आगे देखो, यहाँ से बहुत पास है लेकिन मैं जा ही नहीं पाई। वो होता है, मैं भी जैसे कभी जा नहीं पाया था, मैंने आमेर फोर्ट अभी देखा है भाई जब वो होता है, वो हर जगह कैसे होता है। ठीक, अगला है ब्रह्मेश्वर, ब्रह्मेश्वर मंदिर याद रख लेना। मैंने अभी तक हवा महल नहीं देखा। हाँ तो ये देखो जयपुर भी रहती है वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर भी नहीं है, सोचो, तब भी हवा महल भी नहीं देखी है। हाँ ठीक है, भुवनेश्वर मंदिर है, भुवनेश्वर में, याद रखना, ठीक है। ये भी पंचायतन शैली में बना है। अगला है आपका लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भी याद रखना, खुजारो मंदिर का ही पार्ट है, ठीक है। ये भी खुजारो में ही है, ये भी पंचायतन शैली में बना है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चीज़ याद रखना। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, ये भी पंचायतन शैली में बना है, याद रखना ये चीज़। ये भी कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो यूपी में है,
ये भी पंचायतन शैली में बना है। और एक है गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में, ये भी पंचायतन शैली में बना है। बस इतना याद रखो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं देखो, मेरा माना कि मेंस में भी काम आ जाएगा अगर थोड़ा बहुत एग्जांपल आपको याद रहेंगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये देखो, ये क्वेश्चन याद करो, कल अपन सांख्य वाला क्वेश्चन किए थे, याद आया क्वेश्चन? ये वही क्वेश्चन है। सोचो कैसे यूपीएससी रिपीट कर रही है। देखो पिछले साल उसने मतलब पिछले साल ही पूछा था सांख्य का, और अब क्या पूछ लिया, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। इसका मतलब 3 है और 1 नहीं है। अब देखो ध्यान से समझना है, सांख्य तो है ही, सांख्य है, योग तो भाई भारत का फेवरेट है षड दर्शन का दर्शन, जिसमें फिलोसॉफी की बात की गई हो। ध्यान से समझना, दर्शन का मतलब जिसमें फिलोसॉफी की बात की गई हो। सांख्य में की गई थी, अपन कल भी पढ़े थे, आत्मा पुनर्जन्म, इनके बारे में बात थी। योग के बारे में भाई, योग के बारे में अच्छी खासी फिलोसॉफी है। न्याय के बारे में क्यों नहीं, वैशेषिक भी है, मीमांसा, मीमांसा का मतलब यही होता है भाई, दर्शन फिलोसॉफी, वेदांत, वेदांत में पूरा फिलोसॉफी है। तो फिर कौन नहीं है, याद रखना लोकायत। लोकायत याद रखना किसका, चारवाक का। चारवाक क्या बोलता है, खाओ पियो मजा करो, अगर कर्ज लेके भी घी पीना पड़े ना तो लो, और मजे करो, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मत चुकाओ कर्ज वजह। ये हकीकत में बता रहा हूँ, चारवाक की काम करने की कोई जरूरत हाँ, नहीं है, भगवान खुद ही देंगे तुम्हें। मतलब ये हकीकत बता रहा हूँ, ये चारवाक की फिलोसफी है। और ये है कापालिक, 1 रुपया कमाओ 100 रुपये उड़ाओ। कापालिक ये सेव मत से रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये भारत के षडदर्शन पार्ट में नहीं आते हैं। अब जो आते हैं थोड़ा उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले आता है सांख्य। सांख्य जो बात करता है, जैसे कल भी अपन ने किया था, सांख्य बात करता है प्रकृति और पुरुष की। ठीक है, तो ये उस फिलोसफी पे काम करता है, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, और आगे जो है इसके याद रखना कि जो इसके जो जनक थे वो याद रखना कि महर्षि कपिल थे, सांख्य के महर्षि कपिल थे, ये याद रखना, महर्षि कपिल थे। और ये बात करते हैं प्रकृति और पुरुष की। फिर आते हैं योग। योग जो है प्रकृति से पुरुष की मुक्ति की बात करता है, समझ में आया, नेचर से पुरुष की मुक्ति की बात करता है। इसके प्रेरणा थे कौन थे, महर्षि पतंजलि, जिसको आज बाबा रामदेव ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया अपना, समझ में आया। बिजनेस करना सीखना तो इससे सीखो भाई, बाबा रामदेव से। ठीक है, आगे देखो, महर्षि पतंजलि थे, इसके परिणता, याद रखना ये चीज़। ठीक है, ये अपनी बात किस कॉन्सेप्ट पे करते हैं, प्रकृति से पुरुष की मुक्ति की। ठीक है, ये मैंने बताया था, लोकायत याद रखना चारवाक का है, ये जो है कापालिक सेव मत से है। ठीक है, इतना इतना याद रखो। आगे देखो न्याय, न्याय याद रखना किसका है, महर्षि गौतम का है। और इसमें बात क्या की गई है, तार्किक विश्लेषण की बात की गई है, इसमें लॉजिकली बातें करना, याद रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। महर्षि गौतम थे। वैशेषिक याद रखना इसके है महर्षि कर्णाद। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक है वो है। इसमें बात की जाती है ब्रह्मांड की वास्तविक तथा वस्तुगत दर्शन की बात की जाती है। मीमांसा याद रखना किसका है, मीमांसा है आपका जैमिनी का। ठीक है, महर्षि जैमिनी का था। तो इस मीमांसा में क्या बात होती है, संहिता तथा वेद के ब्राह्मण भाग का विश्लेषण होता है। वेदांत याद रखना, ये भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष मतलब हाईएस्ट लेवल है। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें सब कुछ मिल जाती है। ये है वेदांत महर्षि बादरायण का, याद रखना। ठीक है, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो। जैसे कल वो क्वेश्चन आया था उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन पूछ लिया था उसका, तो इसके थोड़ा बहुत आइडिया रखो, उससे हो जाता है काम। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। हाँ सही है, सही है। ठीक है, आगे देखो और कोई क्वेश्चन, आ जाओ इधर। अब देखो ना, ये क्वेश्चन जब भारत में वो हुआ था G20 मीटिंग, तो उस टाइम भी याद करो, सत्यमेव जयते वो वाली चीज़ें वहीं से ली गई थी, इसलिए ठीक है, कोई नहीं। भारत के संप्रति के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। अब देखो ये चीज़ याद रखना कि नॉन क्वेश्चन है, नॉन क्वेश्चन का डी। ठीक है, पर मेरा मानना है पहले उस चीज़ों से पहले आप जो है उन चीज़ों पे जाया करो, मतलब इन चीज़ों को लगाने से पहले। देखो सत्यमेव जयते हैं भाई, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे लिखा है, ये तो एग्जैक्ट आपको भाई इन्फॉर्मेशन पता होगा तभी आप जो है कर सकते हो इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर वही चीज़ लगाओ कि नॉन क्वेश्चन है, नॉन क्वेश्चन का डी, बस, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा ये याद रखो। अब इसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं लगेगी, इसमें पता होगा तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ठीक है, अब याद रखना सत्यमेव जयते जो है भारत के जो सारनाथ का जो सिंह है ना, स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि से लिखा गया है, तो वो राष्ट्रीय प्रतीक भी है अपना सारनाथ। ठीक है, अर्थदेव के उपनिषद में याद रखना, ये अर्थदेव जो अर्थवेद है, अर्थवेद है ना, उसका पार्ट है मुंडक उपनिषद।
ठीक है। इसमें याद रखना कि 3 प्रकार के आते हैं, एक आता है मुंडक उपनिषद आता है, एक मांडुक्य उपनिषद आता है और प्रश्नोपनिषद आता है, मतलब 3 पार्ट है अर्थवेद में, उसमें से एक पार्ट है उसका। तो याद रखना कि ये यहाँ से लिया गया, बस इसमें इतना याद रखो। अथर्ववेद या अथर्ववेद? अर्थवेद, अरे 4 ही तो वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अर्थवेद, ठीक है। अब देखो यूपीएससी ने अगर थोड़ा बहुत इस पे थोड़ा काम कर लो आप, तो जैसे यूपीएससी ने आपके पूछा भी था पता है सर, मेरे को चौथा आयुर्वेद पता था कुछ साल पहले तक। ए भगवान कहाँ से एजुकेशन हुआ है आपका? चलो आगे देखो, सही हालात नहीं है, मतलब अगर ऐसा ये पता था तो कुछ साल पहले जब मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। अरे मुझे तो बचपन से पता था ये चीज़, तो बचपन में पढ़ाया जाता, क्या बात कर रहे हो आप? 4 वेद नहीं पढ़ाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ो। आ जाओ, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। आ जाओ इधर, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। उपयुक्त में से कौन कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है, मतलब बहुत फेमस है, ठीक है, ध्यान से समझो ये चीज़। अब देखो मैंने कितनी बार बोला, देखो ना, देखो हर चीज़ लगती है पर आपको लगाना आना चाहिए। पहली बात ये सुविख्यात बोला तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि सारे ऑप्शन तो इसने दिया भी नहीं ऑलरेडी ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ऑप्शन मेथड लगाओ। देखो 4 जो है एक ही बार आ रहा है, तो 4 तो होगा ही नहीं, सोचना ही नहीं है। समझ में आया? अब देखो आगे देखो, ये देखो करनाल है, करनाल हरियाणा का पार्ट है, याद रखना। हरियाणा में कहाँ साड़ी वाड़ी के लिए, तो हरियाणा देखो साड़ी मोस्टली कहाँ की फेमस है, साउथ की साड़ियाँ फेमस है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब जैसे कुछ कुछ तो आपने सुना ही होगा भाई, कांचीपुरम की साड़ियाँ तो बहुत फेमस है। आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर थोड़े जीते जागते पर्सन होगे ना, तो आप एड से देखे होंगे ये चीज़, कांचीपुरम की साड़ी तो बहुत फेमस है। कांचीपुरम की साड़ी होगी, बनारसी साड़ियाँ होगी, पटोला साड़ियाँ हो गई, ठीक है, हकोबा साड़ियाँ हो गई, ये बहुत फेमस है, मतलब चंदेरी साड़ी हो गई, ठीक है। इन दोनों को तो आपको पता ही होगा, मतलब मेरा मानना है कि इनका तो पता होगा आपको, चंदेरी और कांचीपुरम का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो 2 और 3 तो ज़रूर है। अब देखो ऑप्शन अपने पास यहाँ पे ये बचे। अब मैंने कितनी बार बोला यूपीएससी आपकी हेल्प करता है, वो कभी भी आपसे ये नहीं चाहता कि आप फंस जाओ, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, कभी भी एक चीज़ याद रखना, जब अननोन क्वेश्चन दे दिया जाए, याद रखना, ठीक है। दूसरी बात है इसमें क्वेश्चन की मांग, हाँ यहाँ देखो सुविख्यात है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, उन्हीं के बारे में बोला है, ऐसा नहीं है। और उनके निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, पहली बात। अब देख, जब भी क्वेश्चन की मांग स्पेसिफिक होती है, ये चीज़ लॉजिक समझना ध्यान से, क्वेश्चन की मांग जब स्पेसिफिक होती है तो याद रखना एलिमिनेशन से आंसर आता है। तो एक ना एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके काटते आंसर आ जाएगा। अब देखो एक तो अपने ऑप्शन मेजोरिटी से देखे ये गया। अब ये चीज़ देखो कि 2 और 3 को तो अपने को बेसिक सा पता है कि भाई ये दोनों से सही है, तो ये तो गया। अब इसका मतलब मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन से आंसर आएगा, तो ये देखो पहला जैसे काटोगे, पहला सब में दिया था तो इससे आंसर आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी क्वेश्चन की मांग स्पेसिफिक होगी, ये चीज़ याद रखना, तब एलिमिनेशन से आंसर आता है। भद्राचलम याद रखना तेलंगाना का है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक, जो मतलब बहुत ज़्यादा सुविख्यात हो, तो वो चीज़ याद रखना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो याद रखो कीजिए। अब चला आ जाओ इधर। अब देखो ये मैं सारी स्टोरी बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, बंगाल का सबका, ठीक है। मैंने ये भी बताया था क्यों चाह रहा था लॉर्ड कर्जन इसको बंगाल का विभाजन करना। अब ये सारी चीज़ें याद रखना। अब देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 8th क्लास के एनसीईआरटी पूरा एकदम फोटो सहित दिया है सब कुछ, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, उस मैंने क्या बताया था उस दिन कि भाई ये क्यों चाह रहे थे कि वहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन पनप रहा था, तो इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम नाम से इन्होंने बना दी। अब याद करो कि स्वदेशी आंदोलन होता है, बहुत लंबा आंदोलन चलता है, बहुत अच्छा खासा विद्रोह होता है उस चीज़ का। अब ये बोल रहा है कि भाई बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, ठीक है। याद करो कि अपन पढ़ते हैं आराम से, 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, उसी में इसी को लेके जो गर्म दल और नरम दल में फूट भी पड़ जाती है। फिर आगे जाके वो बिल्कुल उसको बाल गंगाधर तिलक को जेल में भेज देते हैं,
ठीक है। फिर 1919 में माल मिंटो रिफॉर्म आते हैं, उसमें मुसलमानों को जो पृथक निवासी क्षेत्र मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम, ठीक है। अब देखो एक चीज़, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि भाई कोई चीज़ कोई ख़त्म की जाएगी तो देखो ध्यान से समझना। जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखो कैसे जोड़ रहा हूँ, ध्यान से समझना। 3 फार्म बिल आए, कब आए? लॉकडाउन के टाइम आए। सोचो कितना बड़ा विद्रोह हुआ, सब कुछ हुआ, क्या कि सरकार ने वापस लिए? नहीं लिए। पर कब लिया वापस? जब यूपी में चुनाव होने थे। क्यों लिया? क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज सरकार की बन रही थी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध तक जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया। ये तो बात बोल रहा है कि भारतीय सैनिकों के प्रथम विश्व युद्ध तक जिसमें अंग्रेजों को 1914 की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। अब ये हुई ना बात। सोचो कि वहाँ का महाराज जो है, सम्राट जो भी आ रहा है, आगे सोचो, याद करो जैसे साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया था, उसका विद्रोह हुआ था, मतलब विरोध हुआ था। क्यों हुआ था? कि उसमें सारे जो यूरोपियन थे, भारत का कोई भी मेंबर नहीं था। सोचो कि अगर बंगाल का विभाजन सोचो हो रहा है, और सोचो उस टाइम इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था और ये महाराजा आ गया, तो इसका कोई विद्रोह नहीं होगा? तो भाई स्वाभाविक बात है, कॉमन लॉजिक लगाया जाता है कि भाई जब कोई ये बंदा आ रहा है तो इससे पहले जो भाई जो भी चीज़ें हैं उसको समाप्त किया जाए। तो ये आया ही क्या? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम निराकृत किए जाने। कर्जन ने तो लाया था, लॉर्ड कर्जन, और उसके द्वारा जो भी बनाया गया अधिनियम है उनको निरस्त किया गया था। तो एकदम लॉजिकली अपना क्वेश्चन का सही बात है। भाई सम्राट आ रहा है, उसके खिलाफ अगर मान लो कि लोग जनता भड़क जाएगी तो शांत किया जाएगा ना जनता को। ये चीज़ याद रखना। तो यही इसका आंसर है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, ओ माय गॉड, सविनय अवज्ञा आंदोलन याद करो कहाँ हुआ था? 1930 में। गलत, यहाँ पे नहीं होगा। भारतीय 1947 में हुए विभाजन तक, जब तक पूरी बंगाल पूरी पाकिस्तान बन गया था। ये लॉजिकल बात है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो एक तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। पहली बात, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 को, याद रखना। 19 जुलाई 1905 को घोषणा होती है कर्जन के द्वारा, ठीक। ये प्रभावी आती है 16 अक्टूबर 1905 में, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ 2023 में क्वेश्चन आया है। फिर याद रखना, स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है अगस्त में, अगस्त 1905 में, और इसी दिन जो है वो जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जिस दिन ये शुरुआत हुआ था। यही यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, जब ये आता है पंचम, उस टाइम वाइसराय कौन था? तो याद रखना, वाइसराय उस टाइम था लॉर्ड हॉर्डिंगटन। ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। और उस टाइम याद रखना कि कलकत्ता से जो है दिल्ली की राजधानी हस्तांतरण कर दिया जाता है, दिल्ली को। और इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से समझना क्यों किया गया, क्या है, सारी चीज़ें एक चीज़ याद रखो। देखो क्या हो रहा था कि 1905 तक सोचो, याद करो अपन जब उधर पढ़ते हैं, डलहौजी को पढ़ते हैं, 1856 तक भारत में बहुत अच्छा खासा साम्राज्य ये लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब पहले क्या था भाई, बंगाल इनका सेंटर था, तो वहाँ पे किया जा रहा था। फिर इन्होंने क्या किया भाई, कर्जन जो बहुत बड़ी गलती कर देता है, विभाजन कर देता है, उसका विरोध होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मुसलमानों को डर भी लगता है, इसीलिए उनको पृथक निवासी क्षेत्र भी दिया जाता है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो फिर क्या होता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए दिल्ली, क्या पहले दिल्ली किसका था भाई? दिल्ली सल्तनत कहाँ से चलती थी? दिल्ली से चलती थी ना। इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से मुसलमानों को खुश करने के लिए और फूट डालो राज करो की नीति के लिए दिल्ली में जो है ये लोग अपना सेंटर बनाते हैं। ये चीज़ याद रखना। और अगर है ना थोड़ा बहुत अगर आप घूमोगे, जैसे अगर इंडिया गेट जाओगे ना, तो इंडिया गेट जैसे नीचे जाओगे ना, पूरा एकदम पूरा दिया है ये जब दिल्ली बनता है तब क्यों बना, क्या है, ये सब दिया है इसमें, ये आता है इसीलिए बनता है। तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे घूमते भी रहना चाहिए हिस्टोरिक पैलेस पे, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो आओ अब इधर, ये अगला क्वेश्चन। अब देखो विख्यात है, विख्यात मतलब बहुत फेमस है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक वर्ड का मतलब होता है, इससे आंसर आता है। सत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कौन कौन से सही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, सत्रिय जो है संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। भाई स्वाभाविक सी बात है, नृत्य है, नृत्य तो उसमें नृत्य आएगा ही। नृत्य कब होगा? जब कोई संगीत बजेगा तभी होगा, और अभिनय होगा ना भाई, डांस करेंगे तो कुछ नौटंकी भी करेंगे उसमें।
तो मैंने कितने बार बोला कि जो मल्टीपल फैक्ट होते हैं वो सही होते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट है, अपना जो क्वेश्चन जो है उससे कोरिलेट भी हो रहा है, तो ये तो 100% सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब आगे बढ़ो। यह असम के वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है, ठीक है। चलो ठीक है, अपने को नहीं पता है, अब आगे देखना, ध्यान समझना। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों द्वारा तालों पर आधारित है। बस कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भाई, कह तो ये होगा, कह तो ये होगा, इन दोनों में से एक ही होगा। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया मतलब 2 और 3 साथ में आएंगे नहीं, इन दोनों में से जरूर एक जरूर होगा, एक जरूर होगा, तो ये ऑप्शन गया, आंसर आ गया। समझे ट्रिक कैसे लगा? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, आपको ये नहीं पता बना, ये लॉजिकली सोचना है भाई, इन दोनों में से एक ही होगा ना। ये तो यहाँ बात कर रहा है असम का, उधर का, ये तुलसीदास, ये सब किधर है? इधर है ना, कबीर वबीर मीराबाई सब इधर है, यूपी राजस्थान इधर, ये बात कर रहा उधर, भाई दोनों में से एक ही होगा ना, ठीक है। तो भाई समझ, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कॉन्ट्राडिक्शन 2-3 तो साथ में आएंगे नहीं, ठीक है। एक अपने को पता जरूर आएगा ही, साथ में इन दोनों में से एक जरूर आएगा, आंसर आ गया। तो ये है ट्रिक, इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा बहुत समझ लो, ये याद रखना, सत्रिय नृत्य याद रखना शंकर देव द्वारा है, ये आगे जाके भी ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात, तुलसीदास इन पे नहीं, ये ओनली असम वैष्णव की शताब्दी पुरानी जीवन परंपरा है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो 1-2 आंसर है इसका। अब आ जाओ ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2012 में भी आया था, अपन उधर भी किए थे, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण, कितनी बार मैंने बोला है। लाहौर का अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया जाता है, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाता है, खत्म बात। कांग्रेस का लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। अब देखो, एक तो ये डायरेक्ट आपको पता था, नॉलेज लेवल पे ऐसे हो गए। अब मान लो कि नहीं पता हो, कोई कुछ लोग फैक्ट बोल गए, तो आप कैसे करोगे? सोचो अधिवेशन मानते थे भैया, क्या हो गया? वैष्णव किस भगवान को मानते? अरे कृष्ण भगवान को, जो इस्कॉन वाले जो इसी के तो हैं फॉलोअर, ठीक है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है। अब सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई है उस दिन। अब देखो ध्यान से समझना, अब कैसे अपन आंसर निकालेंगे इसका। देखो, कांग्रेस के उद्देश्य, कांग्रेस के लक्ष्य, दोनों में से एक ही होगा, ये तो पता लग गया, ये तो गया काम से। असहयोग आंदोलन तो भाई कब शुरू होता है? 1920 में शुरू होता है, कोई मतलब ही नहीं है, 1929 की बात कर रहा है, ठीक है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया, अरे भाई ये चीज़ होता है 1930 में। और याद करो कि ये तो आगे जाके जो है लिया जाता है, इसमें नहीं लिया जाता। 1931 में याद करो, जब सरदार वल्लभ भाई, हाँ 1931 में भारत, देखो पहले में तो जाता ही नहीं है, 1931 में जाता है गांधी, याद रखना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, और उससे पहले याद रखो 1931 का अधिवेशन होता है, ठीक है। लाहौर वाला कराची वाला अधिवेशन होता है, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनते हैं, वो स्वीकृति देते तब जाके पार्टिसिपेट करते, तो ये ऐसे भी गलत है। दूसरी बात ये देखो, सिमिलर है, इन दोनों में से आंसर होगा। अब देखो, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन की प्राप्ति घोषणा, अरे जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, अरे याद रखना 1929 मैंने क्या बोला था, इसी अधिवेशन में तो नेहरू रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया था, स्वशासन की घोषणा की गई थी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृति की गई थी, हाँ ये बात है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, लॉजिक के लिए भी सोचोगे उस तरीके से भी हो रहा है, ये चीज़ याद रखना। और मैंने पूरी स्टोरी बता भी दिया था इसके पीछे। अब आ जाओ ये चीज़, शक संवत है, ठीक है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चित्र, यह है ना, ये क्वेश्चन 92 उधर मिलेगा आपको, मतलब PYQ मिलेगा उधर 92 वाले में, डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक चित्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिनों के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना, चैत का महीना किसको बोलते हैं, उससे क्वेश्चन हो जाएगा इससे। पता है, चैत, बैसाख याद करो, अप्रैल के महीने को बोलते हैं, तो ये तो ऐसे गया। आषाढ़ मई जून के महीने को बोलते हैं, आषाढ़ के बाद सावन, हाँ ठीक है। अब तो भाई 27 बात। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे 2 ही है, एक 31 मार्च, एक 22 मार्च, और मैं तुम्हें बताता हूँ, याद रखना हमेशा। दूसरी बात मैंने कितने बोला, जब नया क्वेश्चन कोई फॉर्मेट हो रहा है तो उसे ये आंसर होता है कि वो चीज़ याद रखना। दूसरी बात है ना, ये हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है यहाँ से, याद रखना ये चीज़, 21 मार्च को। तो सर चैत तो अभी मतलब चैत जब शुरू होगा, अरे मार्च में ही होता चैत, तो अभी तो शुरू ही नहीं हुआ होता है, और आधे अप्रैल तक जाता है। हाँ आधे अप्रैल तो बस जाएगा ना, जब 21 मार्च से शुरू हो रहा है वो, 21 मार्च से शुरू हो रहा है तो जाएगा ना उधर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
दूसरी बात याद रखना, ये जो कुषाण शासक थे कौन, कनिष्क, उसके द्वारा है बनाया हुआ। कनिष्क ने बनाया था 78 ईस्वी में। चलो ये याद रखना, ये नॉर्मल चीज़ है। चलो अभी देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत आगे जाके है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये आर्ट एंड कल्चर के एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उसमें डायरेक्ट ये सारी दिया हुआ है, सारी जो आप इसमें जो भी पूछा ना उसके बारे में, यही सेम क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब मैंने कितनी बार बोला, मिलान वाले में कभी भी तीनों सही नहीं होंगे, बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर से केस है। मिलान वाले में कैसे 1 सही होगा या 2 सही होते हैं मतलब। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, इसका मिलान वाला ये भी रहता है कि ओड वाले सही रहते हैं, इस टाइप का भी ट्रिक है ये। ठीक है, अपन उस पर नहीं जाते, अपन लॉजिकली भी करेंगे। देखो बुद्ध के परिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसके ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतों तथा नीचे की ओर अनेक उनके दुखों अनुयायी दर्शा गए। अब मुझे बताओ, अजंता पूरा जो है मोस्टली जो है ये बौद्धिज्म के लिए ही है, पहली बात याद रखना। एलोरा में तो तीनों धर्म के मिलता है, याद करो। अरे पूरा बुद्धिज्म के बारे में तो कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा भाई, वहाँ पे जरूर लिखा होगा। अरे ये लिखा है, जाके एनसीईआरटी के आर्ट एंड कल्चर के एनसीईआरटी दिखना, उसमें पूरा ये मैप मतलब ये फोटो दी हुई है पूरा। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो यहाँ पे है ना फ्रीक्वेंसी मेथड भी लगा हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी हेल्प करता है। अब देखो ओनली 2 ही बार दिया है, और 1 और 3 जो है कितनी बार दिया, 3 बार। अब देखो यही अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखो। परस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है, माउंट आबू है राजस्थान में। माउंट आबू में याद रखना कि बर्मा का एक ही मंदिर है जो पूरे विश्व में, और कहीं पे बर्मा का मंदिर नहीं मिलेगा, पहली बात। ये जो सारी चीज़ें याद रखना, ये एमपी में है, एमपी के उदयगिरी पहाड़ियाँ जहाँ मिलती है वहाँ पे याद रखना ये चीज़। ठीक है, दूसरी बात, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी मिलते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। पर मोस्टली जो फेमस है बर्मा मंदिर के लिए फेमस है, मैं गया भी हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। रुको, गलत। ठीक है, ध्यान समझा। हाँ, ये बात तो सही है, ये एमपी में है, और याद रखना उदयगिरी की पहाड़ियों में। माउंट आबू याद रखना कि नहीं, बर्मा का जो मंदिर है वो अजमेर में है। ठीक है, हाँ, पुष्कर ये अलग है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये अजमेर पुष्कर है, पुष्कर में जो है बर्मा जी का मंदिर है। ठीक है, ओनली पूरे विश्व में यही मंदिर है, और कहीं बर्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा। ये माउंट आबू है सिरोही वाला, हाँ, यहाँ है जैन मंदिर, याद रखना। ठीक है, जैन मंदिर है दिलवाड़ा का, जो दिलवाड़ा जैन मंदिर, हाँ, दिलवाड़ा जैन मंदिर याद रखना, उसके लिए फेमस है, बहुत अच्छी नक्काशी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखो, ये सब एनसीईआरटी में है, ऐसे आर्ट एंड कल्चर देखो, उसमें दिया है सब कुछ। विशाल गोलक्ष्य में उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, यह रखना मामल्लापुरम में। और ये याद रखना, मामल्लापुरम आगे भी जाके पीछे ने क्वेश्चन पूछा। मामल्लापुरम में अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे ना, वहाँ पे 5 पांडवों के जो है रथ मंदिर भी बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए है। दूसरी बात देखो, फ्रीक्वेंसी मेथड से भी करोगे आप, उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, तो ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, अब आधा इधर देखो, ये क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ। सोचो, देखो मैं फिर बार बता, देखो ये क्वेश्चन भी 2022 में रिपीट हुआ, और ये याद रखना 2011 से लेके 2015 तक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम 10-15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। अब देखो गदर क्या था, अब ये गदर ये क्या था, 2022 में क्वेश्चन पूछा कि गदर से कौन संबंधित है, थोड़ा सा भी R&D कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता। ठीक है, अब देखो गदर क्या था। अब देखो गदर मूवी याद होगी भाई, गदर मूवी में क्या कहता है सनी देओल। ठीक है, छोड़ो, वो उससे भी हो जाएगा। आगे देखो, पंप उखाड़ता है वो, हाँ, भारतीयों के क्रांतिकारी संघ, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, तो एक क्रांतिकारी संघ है। ठीक, आगे देखो, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। भारत की, देखो मैं बता रहा हूँ, भारत भाई यूपीएससी कभी भी इनको उग्रवादी से नहीं बताएगी, ये तो ऐसे ही काट दो, खुद एक लॉजिकली सोचो। भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन, जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। अब देखो एक चीज़ समझ रहे हो, सब में स्थान दिया हुआ है और सब चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, अब दूसरी मैंने कितनी बार बोला, जब भी इस टाइप का क्या था, इस टाइप का आंसर को मोस्टली जो है ये आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। दूसरी बात एक चीज़ सोचो, भारतीयों का, देखो एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करो, देखो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ तो फिर पॉजिटिव है, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, अब ये देखो, भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन,
आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय है कम्युनिस्ट, तो रशिया वशिया उनसे रिलेटेड थे, उसका मतलब नहीं। गदर पार्टी अगर उसका नाम भी होगा तो कुछ अलग ही होगा ना, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात देखो, इन दोनों में से ही आंसर होगा, इन दोनों में से आंसर होगा, तो ये तो फ्रांसिस ऐसे ही नहीं है। उग्रवादी संगठन तो भाई यूपीएससी कभी उग्रवादी संगठन नहीं बनाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत याद होगा तो ये अमेरिका से चलता था, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसका लक्ष्य था भारत को आज़ाद करना, आज़ादी दिलाना। इसके जो जुड़े हुए मेंबर थे याद रखना, थोड़ा बहुत बस इतना याद रखना। लाला हरदयाल जो है, हरदयाल इसके संस्थापक थे, जो इसका फाउंडर थे लाला हरदयाल थे, हरदयाल, ठीक है। फिर इससे जुड़े हुए थे साहिब सिंह बाखना, ये अध्यक्ष थे इसके। सोहन सिंह बाखना था सर। सोहन सिंह, यस सर, सोहन सिंह बाखना था, ठीक है। सोहन सिंह बाखना, भाई परमानंद भी था शायद, भाई नहीं, करतार सिंह सराभा थे और रास बिहारी बोस थे इसे जुड़े हुए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। भाई परमानंद इसमें कहाँ थे भाई? थे काशीराम, भाई परमानंद, सोहन सिंह, हरनाम सिंह, लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्लाह, भगवान सिंह, करतार सिंह सरावा, रास बिहारी बोस। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई इतने लोग हैं इसमें। चलो ठीक है, याद रखना। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन आगे जाके भी पूछा है, मतलब 2022 में सेम डिक्टो क्वेश्चन पूछा है, ठीक। आगे देखो। हाँ सर, इस बार नाम पूछ लेगी सबके। अरे पूछ लिया उसने। गदर पत्रिका के संपादक थे रामचंद्र पेशवारी। अच्छा, हाँ, गदर पत्रिका भी निकालते थे। देखो इधर देखो, भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलियारी पट्टू क्या है? अब ध्यान से समझो। पट्टू अट्टू ये याद रख लेना, अट्टू पट्टू पट्टू ये साउथ के होते हैं। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हो, अट्टा पुट्टू नाम था, याद करो, एक श्रीलंका के, तो मतलब तमिल वमिल लोग जो है उधर के ही लोग हैं, मतलब समझ में आया, मतलब उधर के ही हैं, साउथ के हैं। पहली बात तो ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। अब ध्यान से समझना। दूसरी बात है कि संस्कृति और परंपरा की बात है, तो याद करो अपन किसको पढ़ते हैं, संगम पीरियड, ठीक। संगम पीरियड की बात किसकी होती है? तमिलनाडु की होती है, कर्नाटक की होती है, केरल की होती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, पहली बात। अब देखो ध्यान से समझना, आंसर अपने को मिलेगा। देखो पढ़ो, देखो मैंने कितना बोला कि तो आगे से देखो, आगे से ये एक प्राचीन मार्शल कला है, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ देखो प्राचीन भक्त पंथ है, ये अलग मिल रहा है। तो यहाँ देखो ये परंपरा है, ये जीवंत परंपरा है, देखो पूरा मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से आंसर है, ये तो ऐसे काट दो, ठीक है। अब ये देखो, यह नृत्य कलारी पट्टू, यह नृत्य नाटिका के एक प्राचीन रूप है, नृत्य नाटिका का, ठीक है, कोई नहीं। और मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है, मालाबार के उत्तरी हिस्से में, ठीक है। अब देखो ये स्पेसिफिक एरिया दे दिया ना यहाँ पे, मालाबार का उत्तरी हिस्सा मतलब दक्षिण में हो गया तो गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट, तो सोचो, समझ में आया लॉजिक? ये एकदम स्पेसिफिक जो है वो दे दिया है, ठीक है, तो ये तो गलत, ठीक है। आगे देखो, यहाँ एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, देखो कुछ, अब देखो ज़्यादा अच्छा कौन सा, ये स्पेसिफिक हो गया तो गलत आंसर। अब अपने को ये पता है इन दोनों में से ही होगा। अब देखो कितना फ़ायदा मिलता है ये चीज़ें पकड़ने से, ठीक है। ये तो सही आ गया, ठीक है। अभी तक देखो, यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है। अरे भाई संस्कृति और परंपरा की बात कर, कलियारी पट्टू जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। अरे भक्ति पंथ कहाँ बात है, कलियारी पट्टू को भक्ति पंथ है क्या? यह कांस्य पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल के क्षेत्र है। ये देखो फिर स्पेसिफिक क्षेत्र दे दिया, ये चीज़ हमेशा याद रखो, जो स्पेसिफिक क्षेत्र दे दिया जाए तो ऐसे काट दिया जाएगा। देखो एक तो ये लॉजिक लगा, दूसरा देखो मैंने एक चीज़ सिखाई थी आप लोगों को, कुछ चीज़ें देखो जहाँ दोनों जगह कॉमन मिल जाए। देखो जीवन परंपरा है, जीवन परंपरा है, ठीक है, तो ये तो एक चीज़ ये लगी। यहाँ देखो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, और यहाँ देखो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवन परंपरा है, तो मतलब ज़्यादा तो दोनों जो चीज़ें किससे लग रही है, इसी से लग रही है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी देखो मैंने कितना बोला, संस्कृति में क्या आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है अपना, ठीक है। देखो आर्ट की बात किस में की गई है, दूसरी ये हमेशा याद रखो, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। कुछ वर्ड देखो, कुछ वर्ड इसमें भी था परंतु ये तो गलत है, भक्ति पंथ बता रहा था, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आ जाओ ये क्वेश्चन देखो, ये कौन सा सही सम्मिलित है? गरबा आपको पता है गुजरात में ही है, ये तो 100% है, सबको पता होगा, सब डांडिया खेलते होंगे, तो वो वाली चीज़ है। अब आगे बढ़ो, मोहिनी अट्टम भाई केरल में है याद रखना। कथकली और ये जो मोहिनी अट्टम है वो केरल में है। अरे तो कल भी तो किए थे, मैंने बोला था कि जो ये कौन सी हेमा मालिनी जो है इसका डांस भी करती है,
जैसे दूसरा काटोगे, यक्षगान यस कर्नाटक में है, याद रखना ही चाहिए। 1 और 3। दूसरे देखो देखो यहाँ पे देखो, 2 की प्रोबेबिलिटी कम है, 3 की प्रोबेबिलिटी 1 और 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी बार, 3 बार, 2 ही बार आ रहा है। तो ये भी लॉजिक लगाते चलो, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ और देख लो जो भारत के प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में। देखो भरतनाट्यम जो होता है, याद रखना तमिलनाडु में होता है, ठीक है। क्षत्रिय नृत्य असम में, जो अभी क्वेश्चन किए भी थे अपन, ठीक है। उसके बाद में मणिपुरी, याद रखना मणिपुर में होता है, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2017 में, ठीक है। कथक याद रखना यूपी का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, याद करो कल अपन क्वेश्चन किए थे आंध्र प्रदेश का। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। उड़ीसा का याद रखना कि उड़िया करके है एक डांस, ओडिसी करके डांस होता है, वो है, पर वो फेमस नहीं है शायद, हाँ उसमें आता है ना 8 जो प्रमुख डांस है उसमें है, ये चीज़ याद रख लेना, वो शायद है उड़िया ओडिसी करके कुछ। अभी देखो ये जो है बौद्ध इतिहास के बारे में, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लॉजिक देख रहे हो, मैंने बोला था ना विषम वाला आंसर होता है। ऑप्शन मेजोरिटी से भी जा सकते, देखो 2 ही बार आ रहा है, मिलान वाले में कभी तीनों सही होंगे नहीं। देखो ये चीज़ ऑब्जर्व करते चलो। टाबो मठ और मंदिर संकुल याद रखना। स्पीति घाटी, अब देखो मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना। स्पीति घाटी कहाँ होगी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना। लाहौत्संग लखांग मंदिर याद रखना। जस्कार घाटी जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाएगा बौद्धिज्म याद रखना कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो मिला हुआ इलाका है इधर पाया जाएगा, क्योंकि याद करो तिब्बत यहीं था, तिब्बत से भाग के लोग इधर आए थे, याद आया। जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसलिए गलत है ये, याद रखना ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। अलची मंदिर संकुल याद रखना लद्दाख में है, तो 1 और 3 सही होगा इसका। ऑप्शन मेजोरिटी से भी कर सकते हो और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी रखना। जस्कर घाटी याद रखना जम्मू कश्मीर में है, यूपीएससी ने आगे जाके जस्कर घाटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ, देखो ये समकालीन वर्ड वाला हमेशा इस टाइप का गलत होता है, याद रखना ये चीज़। कौन सा सही है, देखो बीजक जो है, बीजक संत दादो दयाल के उपदेशों का एक संकलन, मैंने कितनी बार बोला, यहाँ पे नाम आराम से इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, तो गलत है, अरे ये सही बात है, बीजक कबीर का था, याद रखना ये चीज़। जहाँ इजीली सिंगल फैक्ट होता है आराम से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। अब देखिए माधवाचार्य इजीली रिप्लेसेबल है, याद रखना माधवाचार्य नहीं थे, ये थे वल्लभाचार्य, जिसने पुष्टि मार्ग का दिया था। इन्होंने जो दिया था ब्रह्म संप्रदाय का दिया था, ब्रह्म करके था, ब्रह्म संप्रदाय, इन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये चीज़ याद रखना। अब यही क्वेश्चन देखो 2019 में आएगा कबीर के बारे में, आपको 2022 में मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो यूपीएससी इस तरीके से रिपीट करती है, ये चीज़ याद रखना। ये भी हिस्ट्री में मिलेगा आपको, ठीक है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय। अब देखो मैंने कितनी बार बोला, यूपीएससी अगर कोई नया क्वेश्चन बना रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा आपका, ये चीज़ याद रख लेना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कुछ हेल्प करे ही नहीं यूपीएससी, ठीक है। अब देखो पीछे से देखोगे तो विख्यात है, सब में यही दिया है, तो ये पीछे से तो नहीं पकड़ में आएगा। क्या आगे से पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, दक्षिण भारत, मध्य भारत, यहाँ से भी अपने को पता लग गया कि यहाँ से भी नहीं पकड़ में आ रहा है, ठीक है। परंतु अपन इसको, फिर मैंने क्या बोला, जब इस टाइप का नहीं लगे तो फिर आप क्या करोगे, बीच में से पकड़ने का सोचो, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से देखना, मतलब देखो मैंने एक चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना कि देखो भाषा को डिकोड करना होता है, ये आपको बहुत जगह हेल्प करता है। जैसे याद करो जो मैंने ट्रिक सिखाई थी कि भाई जैसे अंग्रेजी में नाम होंगे मोस्टली यूएसए से होता है, भारत के नाम होंगे तो भारतीय भाषा में होंगे, जापानी होंगे तो जापानी, चीन होंगे तो चीन में, रशिया में, इस तरीके से होता है। वैसे ही याद रखो कि भारत में भी जो है भाषागत जो है डिफरेंस पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट की अलग लैंग्वेज है, ठीक है, साउथ की अलग लैंग्वेज है, इधर की जाओगे अलग है, इधर की अलग, तो उस तरीके से भी आपको पकड़ना है, ये चीज़ याद रखना। मुझे बताओ मंगनियार जो है पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात। अब देखो यहाँ बीच का वर्ड पकड़ो, पहले ये तो ये चीज़ सीख लो, मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है, ठीक है। आगे देखो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, ठीक है। दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है, और मध्य भारत में पचकारी परंपरा, ठीक है। मिल गया, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, क्यों नहीं मिलेगा, मिला, इसका मतलब ये दो तो ऑप्शन गए अपने काम से, पकड़ में आया। अब एक और देखो, ध्यान से देखना। अब ये देखो ये चीज़ हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे ये वाला पकड़ो, शास्त्रीय गायन संगीत, ठीक है, यहाँ पे संगीत, तो मैंने क्या बोला, जहाँ दोनों मिल जाता है
दोनों का कॉमन कौन सा है? देखो इससे ये कॉमन आया, इससे ये कॉमन आया, दोनों में कॉमन कौन है? बी, आंसर बी। अरे ट्रिक अभी उधर भी लगी थी, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये पश्चिमी उत्तर भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय लोग थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अपने आप को राजपूत बताते हैं ये, ठीक है, पश्चिम भारत में रहते हैं लोग। जो ये क्या करते थे, ये याद रखते थे, मतलब जो इतिहास है उनको गाने का उस टाइप से। मागध भी इसी टाइम का काम करते थे, मतलब मोस्टली मंगनियार, मतलब ऐसा होता है कि जब कोई लोग व्यक्ति मरते हैं, इस टाइप का भी है इनका, तो उस तरीके संगीत वंगीत गाने के लिए उसीलिए फेमस है, ठीक। तो मेरा कहने वाला देखो ट्रिक लगती है, पर वही है कि आपको थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ता है। देखो उसमें आगे से नहीं लग रही थी, ना पीछे से लग रही थी, बीच में से लगी, तो ये लगेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। यूपीएससी हिंट जरूर देता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। आगे देखो, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सबाई सी बात है, स्पेसिफिक होगा, सारे तो होगा ही नहीं। दूसरी बात देखो, मैंने कितनी बार बोला 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले 1857 की जब क्रांति हुई है, तो भाई अब क्या चाहेंगे? अपनी इमेज को सुधारना चाहेंगे, ठीक है, जो इन्होंने गलतियाँ की है उसको सुधारना चाहेंगे, ठीक है, ताकि भारतीय शासन पर मजबूती बनाई जा सके। अब देखो, भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, हाँ ये हुई ना बात। डलहौजी क्या कर रहा था? हड़प नीति, ठीक है, इनके द्वारा मिला रहा था। विवेकवत का सिद्धांत था, उसके द्वारा मिला रहा था। तो अब क्या करेंगे? छोड़ेंगे, एकदम सही बात है, ठीक है। आगे देखो, पहला सही है तो ये तो गया काम से। अब देखो 1 2 1 3। अब देखो, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, हाँ यही तो है, तभी तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, तभी तो बोला गया ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया के तहत ही तो रखा गया था इसको। क्योंकि लोग याद करो, जब जनजातीय आंदोलन हो रहे थे, कष्टीय आंदोलन, तो उनको ऐसा लगता था जो महारानी सही है, ये लोग ही गलत कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो जब ये चीज़ उन्होंने देखा भाई सेंटीमेंट जो है महारानी से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए उनको जोड़ दिया जाता है, ये चीज़ याद रखना। तो 2 सही है, 2 सही है तो गया आंसर आ गया। फिर पढ़ लेते तीसरा क्यों गलत है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन, अरे नियमन करना तो याद रखना कि 1784 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ ही हो जाता है। 1813 में तो याद करो, सारा इनका जो है व्यापार में जो एक मुक्त व्यापार करते थे उस पर भी कंट्रोल कर दिया था। फिर 1833 में तो सभी खत्म कर दिया था, याद आया ये चीज़। तो भाई नियमन करना तो पहले ही शुरू हो चुका था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट आती है, वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये चीज़ याद रखो। अब मैंने क्या बोला था, ऑप्शन मेथड भी याद रखो। मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, पहले तो ये चीज़ लगानी है, पर ऑप्शन मेथड से भी आप क्लियर कर। देखो 1 और 2 जो 3 बार आ रहा है, 3 जो है 2 ही बार आ रहा है, ये चीज़ याद रखना, ऑप्शन मेथड भी काम करता है। आगे देखो, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना, ठीक है, फतेहपुर सीकरी का यूपी में है अभी भी, ठीक है। तो ये अकबर ने बनाया था, ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैं चीज़ बता रहा हूँ, देखो कैसे आपको हेल्प मिलता है यूपीएससी। देखो मैं फिर बार बता, ये चीज़ मिलेगी आपको। नहीं पता, चलो नहीं पता तो पहली बात फतेहपुर सीकरी का, ठीक है। थोड़ा बहुत भी याद होगा ना, अगर अकबर को थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो अकबर ने याद रखना कि जहांगीर के जन्म के उपलक्ष्य पे और गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता है। अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है, नहीं पता तब भी आपको, चलो मान लो नहीं पता। पहला दूसरा तरीका है कि इबादत खाना मतलब क्या, कि वहाँ पे इबादत की जा रही है, मतलब उस तरीके से प्रार्थना ये उस टाइप की जो बात होगी, ठीक है, उस तरीके का कुछ बात होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो ऑप्शन तो देखो अपने को अकबर के बारे में ओनली यहीं पे बोला गया, देखो अकबर और अकबर, तो इन दोनों में से आंसर होगा। राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अरे नहीं, ठीक है। वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारक जमा होते थे। अब देखो एक और चीज़ यहाँ देखना, मैंने क्या बोला था, 2 ऑप्शन सेम मिलेंगे और जिनमें जो कॉमन आ रहा है वही आंसर होगा। देखो समझ में है लॉजिक, ठीक है। देखो यहाँ पे अकबर के निजी प्रार्थना कक्ष, आगे क्या बोल रहा है, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। पॉजिटिव चीज़, मैंने कितनी बार बोला, यूपीएससी पॉजिटिव चीज़ निकाल के लाएगा, एंशिएंट मिडिवल से पॉजिटिव चीज़ सिखाने के लिए कि कैसे, देखो धार्मिक सहिष्णुता कैसे थी, कैसे जो टॉलरेंट था अकबर से कुछ सीखने। यूपीएससी फेवरेट अकबर, ये चीज़ भी याद रखना, यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछा क्योंकि अकबर से सीखने को मिलता है। पहली बात देखो अकबर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात देखो, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म, देखो विभिन्न धर्म वाले कुलीन व्यक्ति बोल दिया तो इसलिए गलत हो जाएगा, पर हाँ धार्मिक बातों विचारा जमा होते थे, विभिन्न धर्मों के विद्वान साथ अकबर के साथ चर्चा करते थे। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो ये वही चीज़ याद रखो, ये वाला डायग्राम, इससे भी मिला इससे मिला, पर कॉमन किस में आ रहा है, तो वही आंसर होगा। ऐसे थोड़ा बहुत पता होगा ही भाई फतेहपुर सीकरी किस लिए फेमस है, क्या है, इतना तो आइडिया हो गई आपको। चलो ठीक है, हो गया आई थिंक। अब और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, चलो हो गया।
आप करते हैं फटाफट 2015। देखो एक चीज़ नोटिस करो, देखो यूपीएससी जो फेवरेट थीम होती है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दूसरी बात हमेशा ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी जब भी क्वेश्चन को पूछेगी तो वो कुछ सिखाने का प्रयास करेगी, ये चीज़ हमेशा याद रखो। कुलीन वुलीन क्या है, उससे उल्टा तो वही वो जो है सामंतवादी विचारधारा उससे फैलेगी, उसको सही बढ़ावा देगी। भाई हाँ, अकबर भाई विभिन्न धर्म के लोगों के साथ मिलता था, उठता बैठता था, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा माइंड में रखो। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इस तरीके से माइंड सेट रखोगे तभी आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, फटाफट करते हैं आगे। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन छोड़ो, पुष्कर याद रखना, मैंने अभी बताया तो उससे बने क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, परंतु ये नहीं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन अभी इसको नहीं करेंगे, ज्योग्राफी का है। ठीक है, आ जाओ इधर। रोलेट एक्ट, अब देखो मैं इसके बारे में स्टोरी बता चुका था, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, देखो अब वो स्टोरी आपका काम कितना हेल्प करेगी। रोलेट सत्याग्रह संदर्भ में अब याद करो, सिडनी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो ये एक्ट लाया जाता है, 1917 में होती है कमेटी, 1919 में ये आता है। फिर गांधी जी देशव्यापी आंदोलन करते हैं, उसी के बारे में ये बात बोल रहा है, ठीक है, 1919। रोलेट अधिनियम जो है सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित है, ठीक है। तो हाँ, मैंने कितने बार बोला कि किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आता है। अगर मान लो चलो ठीक है नहीं पता है, आगे बढ़ो, मैं फिर बताऊँ यूपीएससी हेल्प करता है। अगर मान लो आपको नहीं पता, याद रखना सेडिशन कमेटी 1917 में आती है, इसी रिकमेंडेशन पर आधारित होती है। चलो मान लो नहीं पता, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ। तो कैसे यूपीएससी हेल्प करती है, आपका एक चीज़ याद रखना। देखो चलो ठीक है, आपको नहीं पता है, आगे बढ़ो। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। मुझे बताओ, अरे गांधी जी मान लो कि सोचो होम रूल लीग आंदोलन याद करो, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी, दोनों का अलग अलग था। उनमें सोचो एक भी व्यक्ति को गांधी जी ने बोला गया यार आ जाओ तो मेरे साथ। अरे याद रखो, पहले जो लोग होते थे ना, सब मिले जुले थे, मतलब ऐसा नहीं था वो कांग्रेस के भी मेंबर थे, होम रूल के भी मेंबर थे। एक चीज़ तो ये भी कॉमन पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात भाई, गांधी जी प्रयास करेंगे, गांधी जी मुझे बताओ बोलने में क्या दिक्कत आ रही है भाई, ये चीज़ सोचो, ये स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता, ये चीज़ सोचो, कभी गलत नहीं होगा। तो ये तो 100% सही है, दूसरा सही है तो बस ये तो गया काम से। अब आगे देखो कैसे, आपको मैं फिर बार बता रहा हूँ, यूपीएससी इसको जानने के लिए आपसे नहीं पूछा ये क्वेश्चन, आपको नहीं भी पता कोई टेंशन नहीं, अभी देखना कैसे। अब आओ इधर, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। भाई साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में, 27-28 के दौर में आता है, 27 के दौर में। मुझे बताओ ये हो रहा है 1919 में और ये हमेशा याद रखना, साथ साथ हुआ, समकालीन, ये वर्ड हमेशा याद रखना, गलत होता, हमेशा गलत होता, साथ साथ, समकालीन। अब मुझे बताओ, कोई यूपीएससी आपको ज़रूरत है वो पहला स्टेटमेंट जानने की? ये लॉजिक समझो, कोई ज़रूरत नहीं, आपसे बस यूपीएससी ये जानना चाह रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ऑप्शन मेजोरिटी भी देखो यहाँ पे, 3 जो है 2 ही बार आ रहा है, 3 तो कटेगा, 1 2 3 बार आ रहा है। ये बाद में लगाओ, पहले लॉजिक जो अपना सेंस क्रिएट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ याद रखना। चलो आ जाओ, दादा भाई नौरोजी के बारे में उधर भी बताया था आप लोगों को, और मैंने बोला था ये क्वेश्चन आगे जाके फिर पूछेगा, तो मैंने उसी दिन करवा दिया था आप लोगों को। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, आर्थिक आलोचक मतलब समझो, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक मतलब भाई किसी ने एक कमेंट भी कर दिया तो आर्थिक आलोचक होगा। तो ये चीज़ सोचो, ये क्वेश्चन की डिमांड ही वाइड हो गई है कि जब क्वेश्चन की डिमांड ही वाइड होगी तो सोचना ही नहीं है भाई, सारे के सारे आएंगे। अब ये याद करने मत बैठो भाई, आर्थिक आलोचक सोचो, लॉजिकली सोचो। भाई यूपीएससी मुझे बता आरसी दत्त के बारे में जाके, वो अगर इस क्वेश्चन को गलत करना है यूपीएससी को, भाई आरसी दत्त ने बोला है या नहीं बोला है, उसको यूपीएससी को आरसी दत्त की सारी बातें पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है उसने कहीं बोली हो, कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई हो। आप खुद ही एक लॉजिकली सोचो, क्वेश्चन की डिमांड वाइड है, सोचना भी नहीं है, सारा का सारा आंसर आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ गलत प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाए, वो यूपीएससी कभी उसको काटेगा नहीं, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ, देखो आरसी दत्त ने, इन्होंने लिखा था इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखना, उसमें धन निकासन की बात की गई थी, होम चार्जेस याद करो, मैंने बताया भी था उस दिन। जी सुब्रमण्यम अय्यर है, इन्होंने भी बात की थी इसके बारे में। दादा भाई नौरोजी ने याद करो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इसने 3 चीज़ें लिखी थी, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। तो धन निकासन की उसमें बात करते हैं, सोचने पर नहीं, डायरेक्ट सोचो कि क्वेश्चन की डिमांड ही वाइड है, सोचना ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो,
अब आ जाओ इधर, याद करो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वहाँ पे भी अपन किए थे। अब ध्यान से देखना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। अब देखो मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला था, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो ध्यान से देखो, सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, ध्यान से समझना। कांग्रेस की समाजवादी पार्टी हमेशा याद रखना किन चीज़ों की बात करेगी, सर्वहारा वर्ग की बात करेगी। सर्वहारा वर्ग में कौन आते हैं, मजदूर, किसान, जो, ठीक है, ये लोग आते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपंचन की वकालत की। मुझे बताओ, दूसरी बात है हमेशा एक चीज़ रखना, ये पॉजिटिव चीज़ है। ये बोले उनकी वकालत की मतलब समझ रहे हो, इट एडवोकेट द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। भाई इसके लिए कांग्रेस अलग से बनी है, कांग्रेस ये काम करेगी। ये सोशलिस्ट पार्टी है, याद रखना, इसका ये काम नहीं होगा। ये तो आर्थिक चीज़ हो गई ना, ये भी चीज़ समझो, ये इकोनॉमिक्स हो गए, इनसे मतलब नहीं, इन समाज की जो चीज़ें हैं उनको सुधारना है। अब आगे देखो, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व स्थापित करना चाहती थी। ये नेगेटिव वर्ड है, याद रखना है चीज़, मतलब डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ये देखो ये तो नेगेटिव वर्ड है, ऑटोमेटिक नेगेटिव वर्ड है। क्या ये चाहे कि भाई इनका जो है ये तानाशाह बन जाए, काटो 1 2 गया ऐसे ही काम से। अब आ जाओ थर्ड पे, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत है। ये भाई ये नेगेटिव काम है भाई, ये उल्टा क्या करेंगे, ऐसा सिली करेंगे, खुद ही सोच, लॉजिकली सोचो। गांधी इनको है ना लात मार के भगा देगा अगर ये चीज़ ये करने लगे तो सोचो गांधी जी 1932 में पूना पैक्ट करते हैं, उससे पहले आमरण अनशन पे चला जाते हैं। तो अगर ये सोचो ये कांग्रेस के भीतर ये लोग ऐसा काम करेंगे तो गांधी जी रहने देंगे, इनको उठा के फेंक देंगे गांधी जी। समझ में आया? तो ये देखो समझ बात है, पॉजिटिव चीज़ है, परंतु इसका सब ये चीज़ें नेगेटिव है। तो आंसर कोई भी नहीं। आ जाओ इधर, कौन सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था क्या, नहीं हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो। देखो कॉन्सेप्ट मतलब लॉजिकली जो कॉन्सेप्ट लगता है, ये देखो अब मैंने जो कल आपको भेजा था ना, ये वहाँ वो ट्रिक लगेगी। देखो इधर ये जो मैंने भेजा है आपको मिलेगा वहाँ पे, मध्यकालीन भारत के हैं, वर्तमान क्षेत्र है, ठीक है। उसमें आंसर क्या है भैया? क्या हो गया? पिछले वाले में आंसर क्या है? डी नो, कोई भी नहीं। ठीक है। देखो इधर, अब देखो चंपक है, कहाँ मध्य भारत में है या नहीं है अपने को पता नहीं। अपन मैं एक वर्ड बताऊंगा आपको, अभी नहीं पता लगेगा। दुर्गर नहीं पता लग रहा जम्मू में है या नहीं है। कुलत मालाबार, अब देखो ध्यान से देखना, अब नहीं पता लग रहा, अब कैसे देखो कैसे वर्ड को डिकोड करके तोड़ा जाता है, अब ध्यान से समझना। मालाबार तो अपने को पता ही इधर है, मालाबार तट याद आया नहीं? हाँ मालाबार तट इधर है, कोरोमंडल तट इधर है, ठीक है। पहली बात ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब तो ध्यान से समझना, कुल्लू चलो ठीक है, कुल्लू नहीं समझ में आ रहा, अपन अभी समझ में आएगा तुम लोगों को। कुल्लू मनाली समझ में आया? कुल्लू मनाली, भाई कुल्लू मनाली कहाँ पे है? अरे बोलो कहाँ पे है कुल्लू मनाली? हिमाचल प्रदेश में है या कहाँ पे है? शिमला। यस सर, हिमाचल प्रदेश में। बस, तो इसका मतलब ये गलत है, गया 2 ऑप्शन। अब आ जाओ इधर, अब देखो आपको चंपक समझ के तो नहीं आ रहा होगा समझ में, पर सोचो चंबा वैली कहाँ है? अरे घाटिया कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चंबा याद रखा, चंबा वैली ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये मध्य भारत एमपी की बात कर रहा, गलत। दुर्गुर याद रखना। तो बचा ही क्या अपने पास ऑप्शन, आंसर आ गया। तो ये चीज़ मैं कुछ बता रहा हूँ कि जिनको प्राचीन नाम ये थे अभी चेंज हो गए, ठीक है। याद रखना पहले उड़ीसा को उत्कल बोला जाता था, ये याद रखना, उड़ीसा का प्राचीन नाम है ये, ठीक है। मध्य भारत जो है इसको बोला जाता था मालवा का पठार, जो अब भी जानते हो आप, एमपी को मालवा पठार भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। कुल्लू को याद रखना, कुल्लू मनाली वाला जो चीज़ हो गया, ठीक है। जालंधर को याद रखना, जालंधर को बोला जाता था त्रिगर्ता, जालंधर को, ठीक है। त्रिपुरा को बोला जाता था त्रिपुरा, ठीक है। असम को बोला जाता था कामरूपा बोला जाता था असम को। ये आपको मिलेगा उधर, ठीक है, कोई नहीं, पर ये याद रखना, ठीक है। इससे हो जाता है क्वेश्चन, आगे बढ़ो। पर देखो मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, ये चीज़ याद रखना, आपको इसी तरीके से करना है सोल्व।
अब आ जाओ ये क्वेश्चन देखो, मुझे बताओ अभी जस्ट अपन ने 2014 में किया था। डिक्टो कॉपी पेस्ट निम्नलिखित राज्य में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती से था? नो। गांधार से था? नो। आंसर आ गया। कौशल 50 के अंदर मगध में याद करो बोध गया का जो क्षेत्र था जहाँ पे उनको ज्ञान मिलता है। ये वही सारी चीज़ें याद रखना, वही सेम चीज़ है। तो मैंने अभी बताया, ये तो एज इट इज रिपीट हो गया। हाँ तो और क्या, अरे बहुत सारे होते हैं। 2021 में जाके देखना, आपको बहुत 2013-14 के 10 क्वेश्चन मिलेंगे डिक्टो कॉपी पेस्ट। अब देखो इधर आ जाओ, बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ था। अब देखो ध्यान से समझना, यूपीएससी आपसे क्या जानना चाह रही है। अब देखो ध्यान से, बाबर आया था, कब आया था? 1526 में। याद करो, पहले अपन 2011-12 क्वेश्चन किए थे। याद करो कौन सा वंश खत्म होता है? लोधी वंश का पतन होता है, बाबर सत्तारूढ़ होते हैं। याद आया वो क्वेश्चन? वही क्वेश्चन है ये। अब तो ध्यान से समझना है चीज़। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। क्या बात कर रहे हो? क्या बाबर आया तब पहले शुरुआत हुई? मुझे बताओ कि दिल्ली सल्तनत काल थी, उसमें क्या हो रहा था? खुद ही सोचो लॉजिकली। क्या उससे पहले युद्ध नहीं हुए थे? विजयनगर साम्राज्य में कितने युद्ध हुए? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में, याद रखना, वहाँ जीता ही उसी से जाता है, बारूद का प्रयोग करके विजयनगर साम्राज्य को हराया जाता है। क्योंकि मैं बताता हूँ इसका हिस्टोरी है ना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, भारत की खोज वीडियो देखना। अब तो पता नहीं आप लोगों के पास टाइम नहीं है, पर देखना चाहिए। उसमें देखना एक एपिसोड है, उसमें है ना विजयनगर साम्राज्य कैसे आता है। विजयनगर साम्राज्य सबसे बड़ी बात थी कि वो एक किला बंद इलाका था, ठीक है, और बहुत ऊंची दीवार थी, इसीलिए कभी हारता भी नहीं था। तो इसको तोड़ने के लिए, दीवार को तोड़ने के लिए बारूदों का प्रयोग किया जाता है बहमनी साम्राज्य द्वारा। ये चीज़ याद रख लेना, इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। तो गलत है, ठीक है। आगे सोचो, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। मेहराब और गुंबद, सोचो जब भाई बाबर आता तब। अरे मुझे बता, दिल्ली सल्तनत काल में क्या कर रहे थे फिर? ये भी गलत है, ठीक है। ये चीज़ यार। दूसरी बात, 3 फैक्ट है, 3 फैक्ट में से क्या मैंने कितने में बोला? एक सही होता है। इस क्षेत्र में तैमूर युद्ध राजवंश स्थापित हुआ था। हाँ ये बात सही है, मुगल वंश को ही बोला जाता है तैमूर। और याद रखना कि सैफ अली खान के बेटे का क्या नाम है? तैमूर ही तो नाम है। हाँ यही नाम है, तभी खूब ये विवाद भी छिड़ा था मुगल वंश के बारे में कि तैमूर नाम रखे। ठीक है। तो ये चीज़ यार, दूसरी बात 3 फैक्ट है, एक सही है। देखो आंसर, लॉजिकली सीखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। दूसरी बात एक चीज़ यार, कुछ खुद ही सोचना, आप कॉमन सेंस के वो आएंगे तभी पहली बार ऐसा होगा क्या? उससे पहले मतलब कि लोग सो रहे थे क्या? तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? पहली बात ये पता होना चाहिए तंजौर तट कहाँ पे है। याद रखना, तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है, अप्रैल 1930 में, मतलब याद करो गांधी जी ने जब दांडी मार्च शुरू किया था तभी की बात है, वो उसी टाइम होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो एक ही चीज़ मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना। एनी बेसेंट याद रखना कि है ना, जैसे ही वो होम रूल आंदोलन के बाद में उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है ना, फिर उसके बाद में वो जो भारतीय जो मेन जो है राजनीतिक धारा से वो अलग हो जाती है। देखना उसके बाद में एनी बेसेंट का आपको कोई भी रोल नहीं मिलेगा। फिर वो कहाँ चल जाती है? फिर मेरे को भी वो मिली नहीं थी फ्रीडम स्ट्रगल तक। नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। उसका कारण होता है फिर अंग्रेजों की थोड़ा हिमायती भी हो जाती है, क्योंकि फिर वर्ल्ड वार होता है, वो सारी चीज़ें उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। फिर याद करो उसके भी जो है थियोसोफिल सोसाइटी की उसकी भी अध्यक्ष बन जाती है, ठीक है। तो उसके बाद भी ख़त्म हो जाती है सारी की सारी चीज़, ठीक है। इसका मतलब ही नहीं रहता। अरे भाई के कामराज, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। मैंने कितने बार बोला यूपीएससी फेवरेट क्या है, वो भी चीज़ हमेशा याद रखना। के कामराज के बारे में कभी पढ़े हो हिस्ट्री में? राजगोपालचारी याद रखना, आखिरी तक रहते हैं। याद आया, राजगोपालचारी फॉर्मूला भी आया था 1945। सेंगुल वही तो लेके आते, वो सेंगुल क्या है वो पार्लियामेंट में जो रखा हुआ है, समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना, श्री राजगोपालचारी आगे तक रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना कि है ना। अब देखो 7वें अगस्त आंदोलन शुरू होता है, वही दांडी जो है 1930, ठीक है। साबरमती से दांडी तक यात्रा करते हैं, गांधी जो है नमक बना के कानून तोड़ते हैं। अब एक चीज़ हमेशा ये चीज़ याद रखना कि उसके अलावा कौन कौन जो है भूमिका निभा रहे थे। सरोजनी नायडू याद रखना, अगर वो मूवी देखो गांधी वाली, तो दरसना जो है मुंबई में, वहाँ पे मिल पे वो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, याद रखना पेशावर में रहते हैं उस टाइम, ठीक है। और जो ये रहते हैं श्री राजगोपालचारी, याद रखना तिरुचिरापल्ली में रहते हैं। तिरुचिरापल्ली में वेदारण्यम की यात्रा करते हैं, वहाँ नमक कानून तोड़ने के लिए। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा करते हैं और वहाँ जाके वो है जो है नमक तोड़ते हैं, ठीक है।
दूसरा वीओ चिदम्बरम पिल्ले, इसके बारे में आप कहीं नहीं पढ़ोगे हिस्ट्री में, ये चीज़ याद रखना। पर ये देखो मुझे बस इतना पता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला है, बस ये तो वैसे समझ पाते यूपीएससी फेवरेट चीज़ को पूछेगी वो उसको नहीं पूछेगी कभी भी। चलो ठीक है आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ से, अब देखो 2015 कौन आ गया, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। अरे आई नहीं आई, मोदी कब आता है, 2014 में आया था। 14 में आया था ना। अब देखना, तो जब मोदी आता उससे पहले वो 2014 पेपर तो हो जाता है। अब देखना कैसे विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष रूप में जाता। देखो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल विजय यहाँ से शुरुआत होती है विजयनगर साम्राज्य की। आपको लग और सर पता है कांग्रेस के क्वेश्चन फिर देखने को नहीं मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, कांग्रेस के क्वेश्चन नहीं देखने को हाँ मिलेंगे ना बाद में। रहता है कांग्रेस अधिवेशन के इन सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये इसीलिए जो है विजयनगर साम्राज्य इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से आपका विजयनगर साम्राज्य का वो अभी तक भी नहीं सो रहा। सोचो 2023 में पूछा, 24 में पूछा, 22 में पूछा, 19 में पूछा, 16 में, 15 में, 17 में मिलेगा। हर साल क्वेश्चन मिलेगा लगभग, एक आध साल को छोड़ दिया जाए तो, पर हर साल मिलेगा। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की। पहली बात देखो ध्यान समझना, मैं एक ही चीज़ बताते जा रहा हूँ। कृष्णा नदी की सहायक नदी थी तुंगभद्रा नदी, ठीक है। पहली बात कि दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना विजयनगर। पहले मतलब उसका नाम हम्पी था, बाद में विजयनगर पड़ता है, ये भी याद रखना, ठीक है। हम्पी था उसका नाम पहले, ठीक है। उस देवता के प्रतिनिधित्व के रूप में अपने इसे नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्ण नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो देवता हो तो कोई भगवान होगा ना, और उसी के नाम से होगा, हरिहर, ठीक है। चलो मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को ना। देखो ये काल है मतलब उस टाइम का 1336 से लेके, ये हरिहर प्रताप रहते 1336 से लेके 56 तक का, ठीक है। उस टाइम जो है मतलब ये दिल्ली सल्तनत काल में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उस टाइम जो मुगल शासक होते हैं ना, इन दोनों भाइयों को पकड़ के ले जाते हैं। समझ में मतलब ये क्या थे ना, हरिहर बुक्का 2 भाई थे, अरे बहुत बड़े सेनापति थे, मतलब अच्छा खासा थे, ध्यान समझना ये चीज़। तो ये लोग क्या थे कि बहुत अच्छे मतलब वो थे, तो यहाँ जो प्रोटेक्ट करके रखते थे हम्पी साम्राज्य को उस टाइम, मतलब राज शासन चलता था उस टाइम। तो इनको जो मुगल जो दिल्ली सल्तनत वाले वो पकड़ के ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनका क्या है मतलब बड़ा पद भी दिया जाता है, सब कुछ है, ठीक है। इनका धर्म भी चेंज करा लिया जाता है। अब क्या होता है कि इनका जो गुरु था, मतलब ये भाई हिंदू था पहले, तो ये जो वापस आते हैं मतलब इनको ना दक्षिण का जो है वापस भेजा जाता है, दक्षिण में जाके भाई आप जो है वहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत को बढ़ावा दो। तो ये वहाँ जाके अपने गुरु से मिलते, तो गुरु इनको डांटते हैं। फिर ये हकीकत बता रहा हूँ, ये स्टोरी ऐसे नहीं है। फिर इनको अच्छे से डांटते हैं, फिर इनका फिर वापस से जो है हिंदू धर्म में वो वापस से इनको करवाते हैं। फिर बोलते हैं तो तुम जब इतने शक्तिशाली हो तो तुम खुद ही खड़े हो ना। तो इसीलिए फिर ये जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। हरिहर और बुक्का, याद रखना, ये दोनों भाई थे, ठीक है। अब देखो ये इनके बारे में देख लो। अमोघ वर्ष प्रथम, याद रखना कि ये राष्ट्रकूट शासक थे, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया रखो बस, ये कौन किस कहाँ से था, ठीक है। और इन्होंने एक लिखा था, ग्रंथ भी लिखा था, कविराज मार्ग, जो कन्नड़ भाषा में लिखा था इन्होंने, बस इसकी इनकी यही विशेषता थी। बहलाल द्वितीय, याद रखना कि होयसल वंश थे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये चीज़ याद रखना, थोड़ा बहुत आइडिया रखो बस, ठीक है। प्रताप रुद्र, याद रखना काकतीय वंश से थे, काकतीय वंश से थे, ठीक है। बस इतना याद रखो और कुछ ही नहीं। पर ये याद रखना, ये तुंगभद्रा नदी याद रखना, 2019 में ये क्वेश्चन आया। अब यहीं से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। देखो मैं अभी करवा दिया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अरे प्रथम महिला अध्यक्ष अब दूसरी बात, 2 फैक्ट है, एक ही सही होगा। मैंने क्या बोला था, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कब बनती है, 1917 में, ठीक है। ये सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू बनती है 1925 में। याद रखना ये भारत की पहली है, ठीक है। पंत बोलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो तो याद रखना, वो तो एनी बेसेंट थी। अगला देखो, याद रखना कि ये जो है एनी बेसेंट बनती है कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और सरोजिनी नायडू बनती है कानपुर में। इतना जरूरत नहीं पर फिर भी ठीक है। अगर देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बद्रुद्दीन तैयबजी। हाँ ये याद रखना 1887 में ही बन जाते हैं, ठीक है, मद्रास अधिवेशन के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, 2 फैक्ट है तो एक ही सही होगा, ठीक है। दूसरी बात देखो, बद्रुद्दीन तैयबजी उससे भी जुड़े हुए थे, बम्बई
प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। 1885 में बनती है, इसीलिए इनको इधर जोड़ा जाता है। इसमें थे फिरोज शाह मेहता थे आपके, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात देखो, 2 फैक्ट है, एक सही होगा और अपने को पता है कि एनी बेसेंट याद करो, उधर भी अपन क्वेश्चन कर चुके थे, तो ये गलत नहीं होना चाहिए था। चलो आ जाओ कैबिनेट मिशन। पहली बात, कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946, याद रखना, मार्च 1946 में आता है। ठीक है, कैबिनेट। अब देखो ध्यान से देखो, चलो छोड़ो, सही उत्तर चुनना है। देखो, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। सिफारिश करना कोई बड़ी बात नहीं है। और याद करो 1946 की बात आ रही है, तो ये याद करो संविधान सभा की भी बात यहीं से शुरू होती है, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। हाँ भाई, एक संघीय सरकार, एकदम लॉजिकली सही है, ये तो सही होगा। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। क्या बात कर रहे हो भाई? अब मैंने कितनी बार बोला कि ये चीज़, इसका मतलब है ही नहीं। ये बनाए उस टाइम था भाई, युद्ध हो रहा था, सारी चीज़ें थी, भारत चाह रहा था कि भारत को दिया जाए, उसलिए आता है। और ये चाहता है कि भाई जो है पाकिस्तान अलग से राज्य ना बने, उनके बारे में थी बात। इसने आईसीएस में और अधिक ये याद रखना, और अधिक भारतीयों के लिए बंद किया, शक्ति को विस्तार किया। ये सब फालतू की बात है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो मैं एक चीज़ पूछता हूँ आप लोगों से, मुझे बताओ कि जो क्रिप्स मिशन आया था और कैबिनेट मिशन में क्या समानता है, बताओ। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, इसके मेंबर में क्या समानता है? अरे कुछ पता है? सर, इसके मेंबर, जो कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, उसमें भी क्रिप्स शामिल थे, जो 3 सदस्यीय मेंबर थे। हाँ, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, याद रखना। एक पैथिक लॉरेंस था, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। एक स्टैफोर्ड क्रिप्स था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये याद रखना, क्रिप्स मिशन का भी मेंबर था। और एक था AB अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, ये चीज़ याद रखना, इसने ना पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, इसने बस पंतु है ना, मतलब देखो 2 चीज़ें थी। ये ऐसा था कि ये दोनों को खुश करना चाह रहा था। अब देखो, पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी तो कांग्रेस की बात मान ली। दूसरी बात, पाकिस्तान की मांग क्या थी? एक तो भाई हमारा पाकिस्तान राष्ट्र होना चाहिए। दूसरी बात, जो सारी शक्तियाँ जो है हमारे पास होनी चाहिए, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो यही करता है संघीय विषय जो है, वित्त, संचार और विदेशी मामलों को छोड़कर सारे के सारे विषय जो है इनको दे दिया जाता प्रांतों को, और अवशिष्ट शक्तियाँ भी प्रांतों को दे दी जाती। इसलिए फिर कांग्रेस नाराज़ हो जाता है। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग पार्टी क्यों नाराज़ होती है? क्योंकि पाकिस्तान की स्पष्ट रूप से बात नहीं की गई। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब आओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद को 2011 का क्वेश्चन है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। भारत के 2022 में आया ये क्वेश्चन। भारतीय कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया है? सबसे पहले किसका निर्माण किया गया है? ठीक है, अब ध्यान से समझना चाहिए। अभी मैंने बताया था, देखो याद करो, वही सेम उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति, याद रखना। ये बनती है, पहली बात याद रखना, विदिशा MP में है। उदयगिरी की पहाड़ी अपन उधर देखे भी थे, विदिशा MP में है। 4वीं से 5वीं सदी में बनती है, 4वीं से 5वीं सदी। और मैंने कितनी बार बोला, मूर्तियाँ और मूर्तियाँ सब कब बनना शुरू होगी? जब गुप्त काल आएगा। गुप्त काल तो बहुत बात की बात है ना। दूसरी बात है, कोई चीज़ ध्यान से देखना। अब देखो, एक तो चलो मैं ट्रिक बता देता हूँ, पहले तो बाद में बताता हूँ। देखो, अब देखो ध्यान समझना, क्या ट्रिक लगे? आगे से देखो, भुवनेश्वर स्थित, धौली स्थित, महाबलीपुरम स्थित, इससे तो नहीं लग रहा। पीछे से देखो, लिंगराज मंदिर, शेलकृत हाथी, शेलकृत स्मारक, बस मिल गया ना अपने को ट्रिक। ठीक है, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो गए अपने काम से। ठीक है, अब देखो, धौली स्थित जो है और महाबलीपुरम स्थित शेलकृत स्मारक, याद रखना। महाबलीपुरम मैंने बताया था तमिलनाडु में है, यहाँ पे याद करो 5 पांडवों के मंदिर भी वो सब बने हुए हैं। धौली स्थित जो है शेलकृत हाथी, याद रखना, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये अशोक के द्वारा बनाया जाता है। अब सोचो, अशोक पहले थे, पल्लव पहले आए थे? बताओ, अशोक तो बहुत पहले है ना। हाँ, आंसर आएगा, ये याद रखना, उड़ीसा में है। ये फिर 2022 में क्वेश्चन पूछा। देखो, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, याद रखना, हाँ ये उड़ीसा में है, परंतु ये बनता है 11वीं से 12वीं सदी में। मैंने कितनी बार बोला, मंदिर तो बाद में आएंगे, ऐसे भी ये मूर्तियाँ वूर्तियाँ सब जो है ना गुप्ता काल के बाद में आती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। उदयगिरी स्थित जो मूर्ति है, याद रखना, विदिशा MP में है, 4वीं से 5वीं सदी में बनती है। ठीक है,
दूसरी बात, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक याद रखना है तमिलनाडु में पल्लवों के काल में बनता है, पल्लवों द्वारा बनाया जाता है, याद रखना 7वीं से 8वीं सदी। ठीक है। धौली स्थित शैलकृत हाथी याद रखना अशोक के द्वारा बनाई जाती है, 3 मतलब बिफोर वो जो क्राइस्ट है, मतलब 3 सदी ईसा पूर्व, ये तो बहुत पुरानी है भाई, तो ये चीज़ याद रखना। आज यूपीएससी ने है ना फिर यही क्वेश्चन पूछा 2022 में। अब आ जाओ ये चीज़, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व, अनिवार्य तत्व स्पेसिफिक है तो छोड़ दो, ये तो डायरेक्ट ही काटो आप, ये चीज़ हमेशा याद रखो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैंने कितनी बार बोला इसको पकड़ा करो, व्यवस्था है, कोई व्यवस्था है तो भाई उसकी एक स्वतंत्रता होगी, ये चीज़ हमेशा पकड़ा करो, ये वर्ड ऐसे नहीं देता है। अब देखो ध्यान से लॉजिकली समझना, ऑप्शन की मेजोरिटी से जाओगे तब भी हो जाएगा ऐसे। देखो बहुत सारे तरीके हैं, वो आखिरी में अपनाओ। ये देखो, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीति सत्ता, मैंने कितनी बार बोला अत्यंत, ये बहुत एक्सट्रीम हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे इंटरचेंज करने की भी प्रोबेबिलिटी है, दोनों चीज़ लग रही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना को दे, मैंने बोला ना व्यवस्था, भाई व्यवस्था होगी तो इनके खुद की एक व्यवस्था होगी, खुद के इनके नियम होंगे, खुद के इनके कानून होंगे। ये बोला भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, उदय होना कोई नॉर्मल स्टेटमेंट है, एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये चीज़ याद रखना। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध का बनना, हाँ सभी की बात है, सामंत है तो वो स्वामी होगा और उसके अधिपति जो है उसके दास होंगे, बस जिसका कोरिलेशन एकदम सही निकल रहा है, ये भी एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है। दूसरी बात, ऑप्शन मेजोरिटी से जाओगे 2 3 जो 3 बार आ रहा है, ये 1 2 ही बार आ रहा था, आंसर उस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो मैं इसका पीछे थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ आपको। देखो ना, मिडिवल काल में क्या होता है, पूर्व मिडिवल काल में क्या होता है, याद करो। जब देखो पहले आता है वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं। अब बड़े बड़े साम्राज्य चलो बन तो जाते हैं, सेना रखना ये सारी चीज़ें बहुत महंगा पड़ रहा था। टैक्स का सोचो भाई, अभी कोई भाई नए नए टैक्स लगाना, उस टाइम इतना सिस्टम तो नहीं थे ना, तो क्या हो रहे थे कि फिर दूसरी बात, जो राजा थे वो भी वैसे हो जा रहे थे। याद करो कि मतलब जो है अपनी जो सत्ता है लोलुपता उसी में फंस जा रहे थे, राज्य पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे। तो ये लोग क्या करते हैं, राजा उस टाइम जो है दान के रूप में, और यूपीएससी ने आगे जाके ये क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये दान के रूप में जैसे पंडित होते थे, ठीक है, या जो इनके जो सेना के जो मेंबर थे उनको दान के रूप में जो है एरिया दे देते थे, भाई आप इस एरिया को संभालो, ठीक है, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी आप हमें जो है योद्धा वोद्धा दे देना बस, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तब, अगर थोड़ा थोड़ा जो है टैक्स हमें देते रहो, अपनी सेना रखो, सब कुछ रखो। तो धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, अब ये कंडीशन कब बन रही है, जब राजा जो है शक्तिशाली नहीं रहा, तो ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। आप सबाई बात है, जब मैंने क्या बोला, ये व्यवस्था बन गई, व्यवस्था बन गई तो इनकी सेना होती थी, सब कुछ होता था, इनके टैक्स वसूलने के सबके अपने नियम होते थे, सब कुछ था। भूमि के नियंत्रण था, स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक शासना का उदय हुआ। सामंत था, उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बना। हाँ ये स्वामी है, ये दास है, परंतु यहाँ पे भी ये बन गए, यहाँ के स्वामी ये हो गए और यहाँ पे जो दास थे लोग थे वो काम करने वाले हो गए। तो ये चीज़ याद रखना थोड़ा बहुत इसके बारे में। ये सब पॉलिटिकल ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में एक चैप्टर है लास्ट में, मतलब कि प्राचीन भारत से मध्य भारत की बार और क्यों गए, तो यही मुख्य कारण था, वहाँ भूमि अनुदान की व्यवस्था चालू हो गई थी। मतलब जैसे ब्राह्मणों को रूप में दिया जाने लगा, फिर जो जो सेना प्रमुख होते हैं उनको देने लगा था। हाँ, उसी कारण से ये चीज़ें जो है क्रिएट होती है। कल पढ़ा था वही बात। हाँ तो वो तो है ही, मैंने बताया ना, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है ही। पर तो अपने को ना प्रेजेंट सेंस में देखना पड़ेगा, प्रेजेंट सेंस में यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उदय हुआ। मैंने कितनी बार बोला, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है ये आंदोलन, 1907 में सूरत का अधिवेशन, उसमें लड़ाई झगड़ा होता है अध्यक्ष को पद को लेके, ठीक है, रास बिहारी बोस अध्यक्ष बना दिए जाते, पर ये गरम दल वाले चाह रहे थे कि तो भाई बाल गंगाधर तिलक बने या फिर जो है लाला लाजपत राय बने। ठीक है, अब मैं इसके पीछे ना एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यान देखना। भारत का खोज देखोगे ना उस वीडियो में, तो बताया गया कि ये ना एक दूसरे को जूते चप्पल से मारने लग गए थे, ये हकीकत है। अगर उस वीडियो में देखोगे ना जाके, उसमें है एक दूसरे चप्पल से मारने लग गए थे, मतलब इतना झगड़ा हो गया था। अब देखो मैं बताता हूँ इसके पीछे स्टोरी क्या था। अब देखो, सबसे पहली बात 1905 में
1905 में क्या होता है कि ये बंगाल विभाजन कर दिया जाता है, याद करो अपन वो क्वेश्चन किए भी थे। तो पहला मतभेद तो ये बनता है कि भाई जो ये आंदोलन है पूरे भारत में फैलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो है अंग्रेजों की हर चीज़ का विरोध किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं, कपड़े सब कुछ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वकालत है, सब कुछ का विरोध किया जाना चाहिए। तो इस मुद्दे पर जैसे ही गंभीरता दिखी, अब मैंने क्या बोला था, उदारवादी लिबरल थे, वो याचिका करते थे, बस झगड़ा वगड़ा मोल लेना उनकी मतलब समझ बात है, वो सिंपल लोग थे। तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम जो है गरम दल वाले जो चाह रहे थे कि भाई जो लाला लाजपत राय ये सब बन जाए, तो उस टाइम तो क्या होता है ना, दादा भाई नौरोजी को देखना था मुझे, अपन इतना मुझे पता है कि दादा भाई नौरोजी को उनको बनाया जाता है क्योंकि वो सीनियर लीडर थे और उनकी बात सब मानते थे, ठीक है। अब 1905 में तो चलो काम चल गया, ये भी क्योंकि बड़े होते तो भाई बड़े की बात मान ली जाती थी, आज भी जैसे होता है ये बात, चलो उस टाइम तो संतुष्ट हो गए। अब 1906 में फिर आया, अधिवेशन हुआ। अब देखो गरम नरम दल वाले नहीं चाह रहे थे भाई गरम दल के पास पावर चली जाए, अब उन्होंने सोचा कि अब किसको डाला जाए तो अब ये गरम दल वाले सोचे फिर कि हमारा कोई बन जाए अध्यक्ष, ताकि हम फिर अपने अनुसार चलाए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले उसको बना देते हैं, वो भी गांधी जी गुरु थे, याद रखो, ठीक है। तो वो भी सीनियर व्यक्ति थे, तो तब भी ये शांत हो जाते हैं। अब बात आती है 1907 की। अब ऐसा था कि ये होना था महाराष्ट्र में होना था, मतलब उस इलाके में होना था, अरे मतलब नहीं, मतलब ऐसा था नियम है ना कि जहाँ पे ये होता था ना वहाँ का व्यक्ति जो है वो नहीं बन सकता था, मतलब हाँ ऐसा कुछ रूल था कि कांग्रेस का जहाँ होगा वहाँ का व्यक्ति नहीं बनेगा। तो इन्होंने जानबूझ के वहाँ का रख दिया, तो बाल गंगाधर टिकट जो तिलक था उसका टिकट तो ऐसे कट गया, सूरत में रख दिया इन्होंने, है ना। अब सोचे कि चलो ठीक है, फिर गरम दल वाले सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम जो है लाला लाजपत राय को बनाएंगे क्योंकि वो पंजाब से थे, ये चीज़ याद रखना, 2018 में क्वेश्चन आया है ये चीज़। तो लाला लाजपत राय को रोकते हैं, ठीक है। अब ये बात होती है, पर नरम दल वाले चाह रहे थे कि इनके पास पावर नहीं जाए, क्योंकि इनके पास पावर जाएगी तो ये जो है ये लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, सारी चीज़ें, अरे वो याचिका जैसे संबंधी बातें करते थे। अब इस बात को लेके बहुत झगड़ा हो जाता है, फिर इस बात जब फिर आखिर में राज बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया जाता है, फिर गरम दल वाले सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, और भाई झगड़ा होता है भयंकर खतरनाक। तो ये चीज़ याद रखो कि भाई समझ बात है, गरम दल का उद्भव कब होता है, स्वदेशी आंदोलन। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये 1905 में होता है, अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा भाई 1907 में विभाजन होता है। अभी सोचो भारत छोड़ो तो 1942 का है, कोई मतलब ही नहीं है। असहयोग आंदोलन याद करो 1920 का है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है तो इस तरीके से लॉजिक लगाओगे तब भी तो कोई मतलब बनता नहीं, आंसर यही है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो ये स्टोरी याद रखना, क्योंकि ना मतलब कभी कभी क्या होता है कि अपने माइंड में अगर स्टोरी क्रिएट रहती है तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। अब देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया ही था, हाल ही में निम्नलिखित में किसी एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, उड़िया का याद करो। तो मैंने पहले भी बताया था आपको ये चीज़, ठीक है। उड़िया को 2014 में दिया गया था, इनको अभी किसी को नहीं मिला यार। रखना 6 क्लासिकल भाषाएँ हैं, तमिल है 2004 में मिला, संस्कृत को 2005 में मिला, तेलुगु को 2008 में मिला, कन्नड़ को 2008 में मिला, मलयालम को 2013 में मिला। सर अभी तो प्रेजेंट टाइम में 9 हो गया है शायद। नो कौन बोल दिया? यस सर, अभी 1-2 महीना पहले ही तो 3-4 भाषाओं को मिला है, जैसे उसमें असमिया भी है। एक मिनट हाँ, अगर ऐसा तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। श्योर हो ना आप? सर एक बार चेक करो भाई, सब लोग चेक करो फिर। पहले तो टोटल 8 थी। अरे 6 ही थी पहले 6 पहले थी। 6 थी, अभी 9 हो गई है। एक बार देखो क्लासिकल अभी थोड़े दिन पहले मैंने 8 पढ़ी थी। क्लासिकल 3 अक्टूबर 2024 तक 11 हो गई है, 9 भी नहीं हुई है। ये लो भाई, ये नया इन्फॉर्मेशन। मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली ये 3 अक्टूबर 2024 को शामिल की गई है, दर्जा दिया गया है, और कुल 11 हो गई है। भाई आप क्या तो फिर इम्पोर्टेंट इसीलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। 11 हो गए, सही कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर तो ये तो भाई ऐड करो, क्वेश्चन बनेगा फिर तो, ये तो चीज़ याद रखो, ठीक है। चलो बताना कौन कौन सी है। मराठी है, पाली, ठीक है, पाली, प्राकृतिक, मराठी, असमिया और बंगाली। याद रखना ये चीज़। तो 6, 5, 11 हो गई है, अक्टूबर 2024 में दिया गया था इनको दर्जा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आपको क्वेश्चन इसीलिए यूपीएससी ने पूछा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको अपडेट करवा दिया, नहीं तो अरे बोला बताया करो भाई ये चीज़
अब मैं क्या थैंक यू अनु, थैंक यू ज्योति। मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे नहीं पता भाई क्या चल रहा है देश दुनिया में। चलो ठीक है, कोई नहीं, पर पता होना चाहिए, इतना सा तो पता होना चाहिए, जो स्टैटिक पार्ट है अपना वो तो ज़रूर मजबूत होना चाहिए। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो, जागते रहा करो भाई, सही है। देखो अब ये जागते रहे तो फ़ायदा हुआ, मैंने सोचा उधर भी करवाया था तब भी कोई बताया नहीं। चलो और कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से कोई नहीं। 96 नंबर पे है। कलमकारी, कलमकारी याद आया वही क्वेश्चन, सोचो इसमें भी देखो आगे से नहीं मिल रहा, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, भारतीय पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। हाथ से की गई चित्रकारी, हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, ऊनी स्तर पर चित्रकारी, सजावटी रेशमी स्तर पर हाथ से की गई चित्रकारी, हाथ से की गई चित्रकारी, ये मिल रहा है ए और डी, आंसर इसी में से होगा, तो बी और गया, ठीक है। अब देखो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई ये सोचो सजावटी रेशमी वस्त्र पर क्या जरूरत पड़ रही है, ठीक है। उस तरीके से काटोगे तो हो जाएगा। चलो ठीक है, छोड़ो। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट या रेफर करती है, ठीक। कलमकारी, अब ध्यान से समझना, मैंने कितने में बोला, इसको तोड़ो आप। कलमकारी, कलम को तोड़ो, कलमकारी, कारी का मतलब कला, कलम मतलब जो पेन वेन या हाथ से जो है की जाती है, हाथ से द्वारा की गई कला। अब किस में बात बोल रहा है, ठीक है। दक्षिणी भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकला, देखो चित्रकला तो चित्र बनाया जा रहा है, दक्षिणी भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, वो ये ऑप्शन पढ़ना, हाथ से की गई चित्रकारी, चित्रांकन नहीं। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे पर, अब देखो ये भी चीज़ पकड़ो, ऊनी वस्त्र सूती वस्त्र, आंसर। अब मैंने कितने बोले, देखो ये मिला कॉमन आंसर। अब ये ट्रिक याद रखना, आंध्र प्रदेश में है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ पकड़ने का प्रयास क्या करो। ये देखो अब ये ट्रिक कितनी बार लगी है। और क्वेश्चन ये वाला जियोगल, ये छोड़ो, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की फेमस साड़ी है कलमकारी। हाँ आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश की है वो, ठीक है। अब ये देखो हिस्ट्री में एक चीज़ समझ में आ रहा है, देखो मैं फिर बता देखो सिंगल वर्ड वाले जो क्वेश्चन है आपको वो PDF में दिखाता हूँ, वहाँ से आपको आ जाओ इधर, देखो इसमें मैंने वो PDF भेजी है। अब देखो जो मैंने मैप भेजा है, देखो पहली बात ये डाउनलोड करके अपने पास से याद, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, अभी आपको दिख रहा है ये नहीं दिख रहा। अच्छा, मतलब ऐसे आप देखो डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद ऐसे अभी दिखा, हाँ। तो यहाँ पे देखिए डॉट ऑप्शन है, ओपन विथ करके आप करोगे ना तो सेंड फाइल का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप अपने आप को सेंड कर सकते हो। अब कल के किसी ने, तो श्वेता ने पूछा था मेरे से कि सर मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। अब देखो ये फाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेनी है, जो मैंने कल बनाई थी वो, अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसमें सारे वो मैप है जो नई NCERT वाले हैं, मैंने देखो उसमें कल क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने आगे बनाया नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रहा गुडी, देखो याद करो आपके 2024 के क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना सारे। देखो ये वाला पुहार पोर्ट, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, तो ये चीज़ याद रखना। ये सारे देखो, ये तो चलो कोई काम का नहीं है, ठीक है, पर फिर भी उन्होंने दे दिया है, ठीक, ये भी कोई काम का ज़्यादा नहीं है, पर ये याद रखना, चाल चोल चेर पांड्या सबके बारे में सारा मैप है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें ओनली मैप को ऑब्जर्व करना, वो जो लिखा हुआ नहीं, ओनली ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। ओनली मैप को आपको फॉलो करना है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइल, ठीक है। अब उसके अलावा जो है ये फाइल आप अपनी तरफ जो है शेयर कर लेना इसको, ठीक। और मैं बता रहा हूँ, रट लेना उसको तो, ठीक है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट फाइल है, यूपीएससी ने 2011 से लेकर 2023 तक जो है, ठीक है, वो आया स्पेसिफिक उसके बारे में। अभी चलो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, पर अभी इसको अपने पास सेव कर लो, क्यों काम आएगी। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो जैसे ये वाइल्ड एस है, गधा है, ये देखो 2011 में क्वेश्चन पूछा, 2012 में, 17 में,
इसलिए रिपीट होते हैं। इसलिए ये जो सारे, अब देखो यहाँ देखो, ये देखो मस्क डियर 2012 में आया, 2020 में आया, स्वैम्प डियर देखो 2012 में, 13 में, 20 में आया, लाइन टेटो मकॉक 2012, 2013 में, 2023 में आया। तो ऐसे रिपीट होते हैं। तो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको भाई क्या इसमें ये भी दिया है कौन सा आयुषन स्टेटस है, तो कहाँ पे है, स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक आध दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। तो ये मैंने वही फाइल भेजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आओ, ओके सर। ये है ज्योग्राफी का मैप वाला, ये भी अपने पास सेव कर लेना और इसको रटना शुरू कर दो। मैप वाला मैंने बहुत बताया था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ याद रखना, इनको तो रट लो आप, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये वाली फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला आर्ट एंड कल्चर का मैंने भेजा था, तो ये वाला जो चार मैप है इसमें 4 ही है, तो इनको भी ले लेना, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। उसके बाद में जो मैंने आपको भेजी थी ये वाली, तो आपका ये मान के चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी के कम से 5-6 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब उसके अलावा मैं एक और फाइल बताता हूँ जो आपको अब अपने पास सेव कर लेनी है। ये जो मैपिंग वाले जो सारा देख लेना, ठीक है। यहाँ से जो बेसिक मैपिंग वाले हैं, देखो अशोक के शिलालेख तो आपको उधर भी मिल जाएगा इसमें, और जो वही एनसीईआरटी के दिया है, ठीक है, वो तो आपको उधर से कवर हो जाएगा, छोड़ो। हाँ ये रहा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखा अपने कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, कितने सारे क्वेश्चन आए हैं वहाँ से, ठीक है। अब सर ये हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश में नहीं मिलेगी? अब नहीं, ये तो हिंदी में ही है, थोड़ा बहुत पढ़ लो हिंदी में भी, क्या हिंदी भी तो सुधारनी है तुम्हें। ठीक है। अब ये देखो, भी उसी ग्रुप में है? हाँ उसी ग्रुप में है। देखो चैट जीपीटी पे जाके आप उसको कॉपी पेस्ट कर देना, वो इंग्लिश में नहीं आपको नहीं, मेरे को करके हिंदी समझ आती है, कोई बात नहीं। चलो ये वाली नहीं मिली मुझे भैया, बाकी तो सब मिल गई। अरे है, देखो जाके ग्लोसरी, उसमें एंशिएंट ग्लोसरी करके लिखा है, जाके देखो, है वहीं से तो निकाला हूँ अभी आपके सामने। देखो इधर देखो, ये अग्रहार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं। अर्घटक का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2014 में, ठीक है। अनेकांतवाद पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जो मैंने बताया था कि हिस्ट्री, वो उधर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हुंडी ये का जो काटा हुआ है ये क्या है, मतलब मतलब ये ये ब्लैक important ब्लैक, नहीं मतलब है। ये नहीं पढ़ना? हाँ मतलब जरूरी ठीक नहीं। है। देखो हुंडी का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, विनिमय प्रपत्र 2020 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइल, ठीक है। देखो सयादवाद में तानियर के तुनियर, ये जो ब्राह्मण द्वारा एजुकेशन के लिए दिया जाता था, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये चीज़ याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो विहार का याद आया, बेसर शैली का याद आया, तो वो क्वेश्चन मतलब आपको सारे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यहीं से है, ठीक है। इसमें जो थोड़ा बहुत आप एड वेड करना चाहो तो आर्ट एंड कल्चर के जो पीछे दिए हैं, 11th का इंपॉर्टेंट है, 12th का पर वो इधर ही मिल जाएगा। एक बार फिर भी देख लेना वो चीज़, ठीक है, एक बार देख लेना। तो इससे आपका काम हो जाएगा जो इस टाइप के वर्ड पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये एंशिएंट के हैं, फिर और जो बनेगा मैं बता दूंगा आपको, पर ये पढ़ लेना कि ये काम आएगी आपके। देखो ये रहा, ये एंशिएंट हिस्ट्री शब्दावली करके लिखा है, और तो फिर मैं धीरे धीरे दिखता ही नहीं है। अरे ठीक है, कोई नहीं, नहीं दिखती, प्राइवेसी रहती है। अरे कोई नहीं, ठीक है। अब देखो चलो मैं उसको अभी पिन कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा फिर। हाँ हाँ सर, जो जो है पिन कर दो सबको। जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको पिन कर रहा हूँ, आज जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया, ठीक है। ये कर लेना, ठीक है। ये अब देखो अपने को बस यही तो टारगेट करना है आपके जो इम्पोर्टेंट। ये तो मैंने पिन कर दिया था जो कल मैंने भेजा था। और ये वाला मैं कर देता हूँ। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।